इतना समय काम में बिताना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, महोदय। नर्स ने बिस्तर पर लेटे मरीज को डांटते हुए कहा, लेकिन मरीज ने बस लापरवाही से सिर हिला दिया। नर्स ने उस कमजोर आदमी को देखकर झुंझलाहट से आह भरी। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके शरीर से जुड़े कई निगरानी उपकरणों, ट्यूबों और सुइयों को देखकर ही पता चल जाता था। फिर भी अपनी दयनीय हालत के बावजूद वह अपने काम में पूरी तरह से लगा हुआ था। वह अपने सामने रखे लैपटॉप को बड़ी एकाग्रता से घूर रहा था, बीच बीच में स्क्रॉल और टाइप कर रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसका चेहरा और भी भयावह और चिंतित होता जा रहा था। अचानक उसके फोन पर एक संदेश आया और उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ। जॉन, ये काम नहीं कर रहा है, इसमें लिखा था। जॉन ने उस संदेश को देखकर तेवर चढ़ाए अपना फोन बंद कर दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी उसे एक और संदेश मिला। मुझे माफ करना, लेकिन हमने सब कुछ आजमा लिया है यार। जॉन ने अपने सहकर्मी के निराशावाद पर तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। तुम्हें पता है ना कि मुझे दिख रहा है कि तुमने मेरे मैसेज पढ़ लिए हैं। मुझे नजरअंदाज करना बंद करो। अल्पविराम। समय सीमा से पहले लगभग 1 महीने का समय बचा है। हमारे परिणाम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और परिणामों के बिना ये धनराशि निश्चित रूप से नहीं मिलेगी। अल्पविराम। सुनो भाई, मुझे पूरा यकीन है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च अनुबंध को पूरी तरह से रद्द कर देगा। जॉन का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे मानना पड़ा कि उन शब्दों में सच्चाई थी। उसने अपना फोन बंद किया और बीप की आवाजों को अनसुना करते हुए उदास स्वर में आह भरी। क्या कुछ नहीं किया जा सकता? उन्होंने अपने सहकर्मी द्वारा उस सुबह भेजे गए आंकड़ों पर एक नज़र डाली। परिणाम वास्तव में निराशाजनक थे। लगभग 10 वर्षों से जिस शोध परियोजना पर वह काम कर रहे थे, उसका अंत देखना सुखद नहीं था। उसने लगभग डरते हुए अपने सहयोगियों द्वारा लिखी गई रिपोर्ट और सारांश को नीचे स्क्रॉल किया, फिर हिम्मत जुटाकर उसे पढ़ा। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रोजेक्ट वाटर और वेरिएबल ऑब्जेक्टिव इनवर्स डिडक्शन एल्गोरिदम वॉइड एल्गोरिदम की एक उपयुक्त युद्ध प्रणाली के रूप में व्यवहार्यता का सत्यापन करना था। प्रचलित परिकल्पना ये थी कि वॉइड एल्गोरिदम इतना अधिक डेटा गहन है कि किसी मनुष्य के लिए इसे सीखना और यूएफसी के परिवेश में उच्च सफलता दर प्राप्त करने के लिए लागू करना संभव नहीं है। हमने यूएफसी नियमों के तहत 100 मैचों के दिए गए सामान्य वितरण में जीत की औसत संख्या x की वृद्धि दर द्वारा मापी गई युद्ध कौशल की वृद्धि दर पर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करके इस परिकल्पना की पुष्टि या खंडन करने का प्रयास किया। हमने सभी चयापचय और शारीरिक चरों को नियंत्रित किया और यूएफसी परिवेश में वॉइड एल्गोरिदम के अनुप्रयोग की सफलता की संभावना के लिए एक मॉडल बनाया। 3 वर्षों की डेटा संग्रह अवधि के बाद हमने अध्ययन को समाप्त किया, डेटासेट संकलित और संसाधित किए और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। आंकड़े स्पष्ट हैं। वॉइड एल्गोरिदम एक कारगर लड़ाकू शैली नहीं है। हमने पाया कि वॉइड एल्गोरिदम के साथ प्रशिक्षण में लड़ाकू कौशल में वृद्धि की दर औसत पंजीकृत एमएमए जिम में वृद्धि की दर से कम है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च कंपनी के डेटाबेस में मौजूद डेटा हमारे परिणामों को सभी मापदंडों और सभी परिस्थितियों में और भी पुष्ट करता है। हम ये निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट वाटर और वीओआईडी एल्गोरिदम असफल रहे हैं। उसे पहले से ही पता था कि उसमें क्या लिखा होगा, लेकिन पढ़ना उसके लिए बेहद कष्टदायक था। उसके सहकर्मियों ने जिस बेरहमी से बताया कि उसके सपने क्यों टूट गए, उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया हो। असहनीय तनाव और निराशा के कारण उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसे लग रहा तनाव और निराशा उसके अस्थमा को बढ़ा रही थी। मेज के बगल वाली अलमारी पर रखी अपने आदर्श ब्रूस ली की तस्वीर को देखते हुए वह हौंफने लगा। मुझे खेद है, मुझे लगता है मैं आखिरकार पानी नहीं बन सका, उसने धीरे से कहा। प्रोजेक्ट वाटर उनका सपना था, जिसमें वे ब्रूस ली के मार्शल दर्शन को समाहित करते हुए एक व्यवस्थित युद्ध शैली बनाना चाहते थे। वे एक ऐसी व्यवस्थित और व्यापक युद्ध शैली विकसित करना चाहते थे जो किसी भी अन्य युद्ध शैली के अनुकूल हो सके। यही था प्रोजेक्ट वाटर, यही उनका सपना था। कुछ साल पहले उन्होंने काफी प्रगति और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थीं। उनमें से एक वॉइड एल्गोरिदम था, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव इनवर्स डिडक्शन एल्गोरिदम, जिसे संक्षेप में वॉइड एल्गोरिदम कहते हैं। वॉइड एल्गोरिदम एक व्यवस्थित दृष्टिकोण था जिसके माध्यम से एक लड़ाकू किसी भी युद्ध शैली के अनुकूल पूरी तरह से ढल सकता था और सैद्धांतिक रूप से हर बार उसे हरा सकता था। इस एल्गोरिदम में कई बदलाव और चरण हुए थे। इसका सबसे पहला उपयोग ये था कि लड़ाकों को संतुलन और दूरी का विश्लेषण करना सिखाया जाए ताकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादों और चालों का पहले से ही अनुमान लगा सकें और फिर उन चालों का मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति चुन सकें। यह वॉइड मार्क आई था। यह एक प्रोटोटाइप था जिसका उद्देश्य अवधारणा का प्रमाण देना था।
प्रारंभिक एल्गोरिदम सफल रहा और इससे यूएफसी और एमएमए में बहुत जल्दी एकीकृत कर लिया गया। इस अभूतपूर्व सफलता के कारण जॉन फाल्कन ने अपार प्रतिष्ठा प्राप्त की। फिर भी यह एकदम सही नहीं था, इसमें बहुत सारी कमियां थीं और प्रतिस्पर्धियों ने अंततः इसकी खामियों का फायदा उठाकर इसका मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार कर ली। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। फिर भी शुरुआती संस्करण की अपार सफलता और इसकी उच्च व्यवहार्यता, जिसने शीर्ष एमएमए और यूएफसी फाइटरों को इसे लागू करने की अनुमति दी, ने जॉन को साहस और आत्मविश्वास दिया कि वह अपना शेष जीवन एक पूर्ण वीओआईडी एल्गोरिदम बनाने के लिए समर्पित कर दे, जिसका उपयोग फाइटरों द्वारा व्यावहारिक रूप से किया जा सके। वॉइड एल्गोरिदम के बाद के संस्करण उत्तरोत्तर अधिक परिष्कृत होते गए और प्रत्येक बार अधिक से अधिक चर और मापदंडों को ध्यान में रखते गए। मार्क 2 में सांस लेने की प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया था। मार्क 3 में दृष्टि रेखा का ध्यान रखा गया था। मार्क इव में मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन और ऐंठन को ध्यान में रखा गया। मार्क वी तक आते आते एल्गोरिदम बेहद जटिल और परिष्कृत हो चुका था। इसमें शारीरिक और गति संबंधी पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया था। इसमें गहन पैटर्न पहचान तकनीक का उपयोग किया गया था, जिससे वॉइड एल्गोरिदम गहरे और बहुस्तरीय पैटर्न को पहचानकर प्रतिद्वंद्वी की क्रमिक गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकता था। इस शोध में काफी धन की आवश्यकता थी, लेकिन सौभाग्य से उनकी शुरुआती सफलता ने उन्हें कॉम्बैट स्पोर्ट्स रिसर्च कंपनी के साथ फंडिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी, जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूएफसी और शोध एवं डेटा विश्लेषण फर्म है। धन की इस प्रचुर आपूर्ति की बदौलत प्रोजेक्ट वाटर की शोध टीम ब्रूस ली के मार्शल दर्शन को सही मायने में मूर्त रूप देने वाले वॉइड एल्गोरिदम का अंतिम संस्करण बनाने में सफल रही। अब सिर्फ एक अंतिम चरण बचा था, व्यवहार्यता। अंतिम लक्ष्य था मनुष्यों को इस शैली से लड़ने और जीतने में सक्षम बनाना। इसका मतलब यह है कि मनुष्यों को वॉइड एल्गोरिदम सीखना होगा और इसे यूएफसी के परिवेश में लागू करना होगा। अंततः इसी वजह से परियोजना ठप हो गई। इससे पहले उसने जो रिपोर्ट पढ़ी थी, उससे साफ हो गया था कि उसका प्रोजेक्ट नाकाम होने वाला है। यह एल्गोरिदम आम इंसानों की सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता के लिए इतना शक्तिशाली नहीं था कि वे इसे समझ सके और लागू कर सकें। इंसानी दिमाग इतना शक्तिशाली नहीं था। जॉन ने इस परियोजना को कभी नहीं छोड़ा और अपनी निजी संपत्ति का एक अंश इस परियोजना को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया, जब तक कि 2 साल बाद अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो गई। पब फ्यूचर विज्ञापन। रूई झटके से जाग उठी और बुरी तरह हौंफने लगी। वह भ्रमित होकर चारों ओर देखने लगा, फिर उसे याद आया कि वह कहाँ है। ये सोचकर दुख होता है कि मैं उस याद का सपना देखूंगा। अस्थमा से पीड़ित होने का पता चलने वाले दिन के सपने के बाद यह उनका दूसरा सबसे नापसंद सपना था। अपने पिछले जीवन की महत्वाकांक्षाओं को याद करके उसका दिल दुख से भर गया। उसे उलझन भी महसूस हुई। उसका पुनर्जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जहां पृथ्वी पर मौजूद शक्तिशाली सूचना प्रसंस्करण तकनीक नहीं थी और साथ ही उसकी टीम द्वारा एकत्र किए गए विशाल डेटा तक उसकी पहुंच भी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि वॉइड एल्गोरिदम पर वैज्ञानिक तरीके से शोध करना उनके लिए असंभव था। इसके अलावा उन्होंने एक नई महत्वाकांक्षा भी विकसित कर ली थी। मार्शल स्क्वायर द्वारा एक ही प्रहार में पेड़ के तने को नष्ट करने का दृश्य उसके हृदय में गहराई से अंकित हो गया था। वह मार्शल आर्टिस्ट बनने और अपने मार्शल पथ पर चलकर अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए लगभग कुछ भी बलिदान करने को तैयार था। लेकिन अपने बीते जीवन की असफलताओं की यादों के साथ जीना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं? उसने निराशावादी स्वर में बुदबुदाया। इस दुनिया में मैं एक साथ वैज्ञानिक और मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं बन सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपना पूरा जीवन वॉइड एल्गोरिदम विकसित करने और खुद का मार्शल आर्टिस्ट बनने में लगा दूं। अचानक एक जबरदस्त एहसास होते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने हमेशा शोध और मार्शल आर्ट को 2 बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों में रखा था। पृथ्वी पर यही आम धारणा थी। आखिर पृथ्वी पर किसी मनुष्य के लिए एक ही समय में युद्ध कला और शोध दोनों को समर्पित करना असंभव था। मैं इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर ये एक ही हो? उसने चौड़ी आंखों से चौंकते हुए बुदबुदाया। क्या होगा यदि उनका शोध और मार्शल आर्ट एक ही हो? क्या होगा यदि उसके पिछले जीवन का सपना और उसके वर्तमान जीवन का सपना एक ही हो? क्या होगा अगर उसका मार्शल पाथ प्रोजेक्ट वाटर होता? रूई का दिल कांपने लगा और उसकी सांसें तेज चलने लगीं। जवाब इतना सरल था, लेकिन उसके पिछले जीवन में शोध और लड़ाकू खेलों के बीच बनी गहरी खाई ने उसे यह समझने से रोक रखा था कि ये दोनों एक ही हो सकते हैं। जो पृथ्वी पर असंभव था, वह गया पर असंभव न भी हो। रूई ने अपनी हथेलियों पर एक नजर डाली, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये ठीक बैठता है।
उसे एहसास हुआ, निश्चितता की ये अनुभूतियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें बताई थीं। यह मेरा युद्ध मार्ग है। अगले कुछ दिनों में एक अभूतपूर्व घटना घटी। रूई क्वारिया को अपना लगभग सारा समय प्रशिक्षण में बिताते हुए देखने का जाना पहचाना दृश्य कहीं भी नजर नहीं आया। प्रशिक्षकों और अन्य एक्सप्लोरर छात्रों को रूई को कहीं न कहीं अभ्यास करते देखने की आदत हो गई थी। इसलिए जब वह लगभग 48 घंटे तक नहीं आया तो वे उत्सुक हो गए। आखिर किस बात से अभ्यास के दीवाने इस एक्सप्लोरर ने अभ्यास छोड़ दिया? ऐसा नहीं था कि उसने कभी ब्रेक नहीं लिया था, लेकिन लगातार 2 दिन तो कभी नहीं। वो बस गंभीर भाव से बैठा है, अपने विचारों में पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन वह ठीक लग रहा है। उसकी रूममेट कारा ने उन्हें बताया। प्रशिक्षकों ने राहत की सांस ली। उन्हें चिंता सता रही थी कि अकादमी में शामिल होने के बाद पिछले 5 महीनों में उसके अत्यधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का असर अब दिखने लगा है। बेशक ये संभावना अभी भी बनी हुई थी, लेकिन कम से कम कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी। खोजकर्ताओं को अपने कार्यक्रम में काफी छूट प्राप्त थी, इसलिए उन्हें आधिकारिक तौर पर आदेश देना या फटकार लगाना संभव नहीं था, लेकिन 2 दिन का अवकाश अच्छा संकेत नहीं था। आमतौर पर यह इस बात का स्पष्ट संकेत होता था कि छात्रों की प्रेरणा कम हो रही है। अकादमी के प्रशिक्षक ये सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी समस्या अपने आप हल हो गई। एक दिन रूई अकादमी छोड़कर चला गया। वह अपने अभ्यास के कपड़ों में सीधे एक्सप्लोरर अभ्यास अखाड़े की ओर चल पड़ा। अकादमी ने एक्सप्लोरर्स के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं किया था, लेकिन साथ ही एक्सप्लोरर्स के साथ अभ्यास सत्र अनिवार्य थे। आज उन्हीं दिनों में से एक था। जब रूई वहां पहुंचा तो स्पेरिंग सुपरवाइजर ने तुरंत उसमें कुछ असामान्य बात देखी। पहले रूई स्वभाव से बेहद जिज्ञासु था। इसका कुछ हिस्सा उसकी खोजी मानसिकता और उसके मार्शल पथ के बारे में अनिश्चितता से आता था। अचानक लगभग सब कुछ गायब हो गया। मुख्य पर्यवेक्षक ने उस दृश्य को देखते हुए अपनी निगाहें और भी तेज कर लीं। स्वयं एक मार्शल प्रशिक्षु होने के नाते वह एक ऐसी घटना को जानते थे जो रूई की आभा में आए परिवर्तन की व्याख्या कर सकती थी। क्या वो? उसे पक्का पता नहीं था, लेकिन उसे शक था कि रूई ने सीमा पार कर ली है। फिर भी रूई का कुछ न कहना इस बात का संकेत था कि या तो वह गलत था या फिर वह ये समझना चाहता है कि महीनों तक जिन लोगों के साथ वह अभ्यास करता रहा है, उनके साथ अभ्यास करके उसने कितना विकास किया है। दोनों ही स्थिति में मुख्य पर्यवेक्षक रूई को फटकार न लगाने से संतुष्ट था। ठीक है, आप सब बराबर बराबर 2 पंक्तियों में खड़े हो जाए। अब शुरू करते हैं, उन्होंने निर्देश दिया। अभ्यास सत्र में आधे छात्र रक्षक की भूमिका निभाते थे और आधे चुनौती देने वाले। चुनौती देने वाले लगातार रक्षकों को तब तक हराते रहते थे जब तक वे जीत नहीं जाते और फिर उनकी जगह ले लेते थे। मुख्य पर्यवेक्षक ने जानबूझकर उस समूह को रक्षकों के रूप में नियुक्त किया जिसमें रूई शामिल था, ताकि रूई को लगातार लड़ने का मौका मिलता रहे। उसने रूई को अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से पहले रिंग में जाते हुए देखा। रेफरी ने घोषणा की, शुरू करो। दोनों ने एक दूसरे को परखने के लिए थोड़ी देर इधर उधर हाथ पैर हिलाए, इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी आक्रामक रूप से रूई की ओर दौड़ा। रूई धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करती रही। बैम बैम बैम, उसके प्रतिद्वंदी ने छोटे छोटे मुंह के मारे जिन्हें रूई ने सहजता से रोक दिया। लड़के ने एक जोरदार राउंडहाउस किक मारी जिसे रूई ने दूरी बनाकर बचा लिया। फूम, लड़का संतुलन की दिशा का इस्तेमाल करते हुए तेजी से रूई की ओर दौड़ा। गति की इस तेजी ने उसे अपने पूरे वजन और गति के साथ सीधा मुक्का मारने का मौका दिया। बूम, रूई नाटकीय ढंग से पीछे की ओर उछला। फिर भी वह अपेक्षाकृत शांत भाव से अपने पैरों पर उतरा। क्षति निवारण, मुख्य पर्यवेक्षक ने टिप्पणी की। क्या बात है, आज तो तुम बिल्कुल सुस्त पड़े हो, उसके प्रतिद्वंदी ने उसे चिढ़ाया। रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बस इसकी आदत डाल रहा हूं। लड़का असमंजस में अपना सिर झुका लिया। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मुझे अब ऐसे ही खेलना बंद कर देना चाहिए। उन शब्दों ने लड़के पर एक हल्की सी धमकी का प्रभाव डाला। इससे उसे प्रशिक्षकों के क्रोधित होने की याद आ गई। थोड़ा सा, रूई ने बैलेंस डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से उस पर छलांग लगाई। लड़के ने जल्दबाजी में रूई को मुक्का मारकर रोकने की कोशिश की, लेकिन रूई के रास्ते से हट जाने के कारण उसका वार चूक गया। लड़का दूरी बढ़ाने की चाह में पीछे हट गया, तभी अचानक दुनिया उलट पुलट हो गई। बैम, रूई ने बड़ी सफाई से उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी गति को टॉक में परिवर्तित करते हुए आसानी से हिप टॉस किया, फिर लड़के के चेहरे से महज 1 इंच दूर एक मुक्का मारा। जवाबी हमले करने के मामले में तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, रूई ने शांत भाव से सलाह दी। लड़का अचंभित होकर सिर हिलाया।
वह पहले भी रूई से लड़ चुका था, लेकिन इतनी आसानी से कभी पराजित नहीं हुआ था। अब मुख्य पर्यवेक्षक को अपने संदेह पर पूरा यकीन हो गया था। 2 दिन के अवकाश से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो जाता कि वह अपने साथियों और समकक्षों को यूं ही धमका सके। बल्कि उनके स्तर पर ऐसा अवकाश आपको थोड़ा कमजोर और अभ्यासहीन बना देता है। लेकिन रूई अपने साथियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो गया था, इतना कि वह थोड़े से प्रयास से ही अन्य छात्रों पर हावी हो जाता था। इसका एकमात्र कारण मार्शल अप्रेंटिस के क्षेत्र में उसकी सफलता ही हो सकती थी। अपने मार्शल पद की खोज ने उसे उन तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति दी जो उसकी मार्शल आर्ट का हिस्सा हैं। ये तकनीकें उसके लिए उपयुक्त हैं और इसलिए वह इन तकनीकों को बिना किसी पद के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से लागू कर पाता है। अपने मार्शल पद की खोज के कारण उसकी समग्र दक्षता में जबरदस्त वृद्धि हुई। एक के बाद एक छात्रों ने उन्हें चुनौती दी और रूई ने एक के बाद एक उन्हें आसानी से हरा दिया। मुख्य पर्यवेक्षक को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि रूई की कोई निश्चित शैली नहीं थी। उसकी युद्ध शैली लचीली थी, वह इसे सहजता से बदलता रहता था। यह एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होती थी और विशिष्ट विरोधियों से निपटने के लिए उपयुक्त रूप धारण कर लेती थी। ये समझ में नहीं आता, मुख्य पर्यवेक्षक ने धीरे से कहा। आमतौर पर जब कोई अपने मार्शल पद का पता लगाता था तो स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती थी। आमतौर पर जो छात्र अपने मार्शल पद का पता लगाते थे वे एक विशेष युद्ध शैली का दृढ़ता से पालन करते थे। चाहे ये युद्ध शैली किसी विशेष क्षेत्र पर केंद्रित हो, तकनीकों के समूह पर या दोनों पर, ऐसा हमेशा होता था। मार्शल प्रशिक्षु वे होते थे जो अपने मार्शल पद का पता लगाते थे और उसी पर टिके रहते थे। लेकिन रूई ने यहाँ उस परंपरा को चुनौती दी। एक और बात जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह थी रूई द्वारा अपने मार्शल पद को इतनी जल्दी खोज लेना। यह विशेष रूप से उसकी उम्र के बारे में नहीं था। हालांकि 14 वर्ष की आयु निस्संदेह प्रभावशाली रूप से कम थी, लेकिन यह अनसुनी बात नहीं थी। केन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने 11 वर्ष की आयु में ही अपने मार्शल पद को खोज लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अन्वेषण चरण शुरू करने के 2 महीने बाद ही अपने मार्शल पद की खोज कर ली थी। मार्शल आर्ट का मार्ग खोजना अपने आप में एक विस्तृत और समय लेने वाली यात्रा थी। छात्रों को अपने हृदय की इच्छा को समझने के लिए आमतौर पर कम से कम 1 वर्ष का अन्वेषण और आत्मनिरीक्षण करना पड़ता था। फिर भी रूई ने किसी तरह इसे छठे हिस्से के समय में ही पूरा कर लिया। ये लड़का कब से अपने मार्शल पद का अनुसरण कर रहा है? उसने सोचा। यह अनजाने में ही मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट के लिए अपना जीवन समर्पित करने के 2 जन्मों का परिणाम था। कुछ घंटों बाद जब अभ्यास सत्र समाप्त हुआ तो रूई सीधे मुख्य पर्यवेक्षक के पास अपनी सफलता के बारे में सूचित करने गया, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि पर्यवेक्षक को पहले से ही इसकी जानकारी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम कितने समय से कर रहा हूँ, बच्चे? वो हंस पड़ा। एक्सप्लोरर छात्रों के लिए स्पैरिंग सुपरवाइजर के तौर पर अपने करियर में मैंने अनगिनत बच्चों को मार्शल आर्ट का रास्ता खोजते देखा है। हालांकि तुम्हारा मामला कई मायनों में थोड़ा अजीब है, ये मानना पड़ेगा। तो अब क्या? रूई ने उत्सुकता से पूछा। मुख्य प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा मार्शल अप्रेंटिस बनने की पुष्टि की जाती है और हम आपकी ओर से कुछ हस्ताक्षरों के साथ कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपको निर्देश और एक नई मार्गदर्शिका प्राप्त होगी, वही जो अप्रेंटिस को दीक्षा समारोह के दौरान मिली थी, और आपको अप्रेंटिस छात्रावास में भेज दिया जाएगा। उन्होंने समझाया। उसके बाद मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक और अप्रेंटिस छात्रों के पर्यवेक्षक आगे का कार्यभार संभालेंगे। मैं समझ गया। रूई अपने विचारों में मग्न हो गया। अरे, एक आखिरी बात। रूई चौंक उठी। मार्शल आर्टिस्ट बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। अगर कोई इसके लायक है तो वो आप ही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, रूई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम अभी से मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु बन गए। केन सदमे से देखता रह गया। रूई उसकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ी। ये तो अतिरंजित प्रतिक्रिया है। असंभव, तुम तो 2 महीने में ही अन्वेषण चरण तक पहुंच गए। अपने मार्शल पद को खोजना कठिन और थका देने वाला होता है। इसे पाने के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट में अपना सब कुछ समर्पित करना होगा। तुमने ये सब कैसे छोड़ दिया? छोड़ना? रूई ने मन ही मन सोचा। मैंने 40 साल तक बस यही किया। शायद मैं भाग्यशाली था। रूई ने वास्तव में यही जवाब दिया। केन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अपने मार्शल पद को खोजने में भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं। रूई ने कंधे उचका दिए। उसका सच बताने का कोई इरादा नहीं था। केन को अनुत्तरित सवालों से ही संतोष करना पड़ेगा। खैर, मुझे तुम्हारे लिए खुशी है यार।
मुझे पता है तुमने मार्शल आर्ट में कितनी मेहनत और ऊर्जा लगाई है। केन मुस्कुराया। बधाई हो, तुमने मार्शल आर्ट के अपने सफर की शुरुआत कर दी है। इसके लिए धन्यवाद, और आपने मेरी जो मदद की है उसके लिए भी धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया। चिंता मत करो, केन ने हाथ हिलाया। अच्छा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहोगे? दरअसल मैं आपसे यही पूछने वाला था, रूई ने बताया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि मैं आपके मुकाबले कितना अच्छा हूं। केन ने सिर हिलाया। अब तुम आजाद हो। जरूर। रूई अभी तक प्रशिक्षु छात्रावास में स्थानांतरित नहीं हुआ था। उसने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी और सीधे केन के पास जाने के लिए निकल पड़ा था। मेरे कागजात अभी तक जमा नहीं हुए हैं, रूई ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अभी भी प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास कर सकते हैं। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने उस संस्थान में मौजूद मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक से पूछताछ की तो उसने सहमति दे दी। मुझे आपकी इस उपलब्धि की सूचना मिल गई है, रूई क्वारियर, उन्होंने कहा। हालांकि यह आधिकारिक नहीं है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। आप तुरंत ही प्रशिक्षु सुविधाओं और संसाधनों का उपयोग शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद प्रशिक्षक कायरी, केन ने कहा। धन्यवाद प्रशिक्षक, रूई ने उसके पीछे पीछे कहा। उसने उसे पहचान लिया था, वह वही प्रशिक्षक थी जिससे प्रशिक्षुओं ने कुछ दिन पहले लड़ाई की थी। उसने सिर हिलाया और फिर चली गई। रिंग में प्रवेश करने से पहले रूई और केन ने थोड़ा वार्म अप किया। ठीक है, तुम तैयार हो? केन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मैं प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का इस्तेमाल तभी करूंगा जब मुझे मजबूर किया जाएगा। रूई ने सिर हिलाया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही पर्यवेक्षकों ने मुकाबला शुरू किया, रूई ने संतुलन और दिशा का इस्तेमाल करते हुए केन पर झपट्टा मारा, ताकि वह दूरी को जितना हो सके कम कर सके। वह केन की फुर्ती को बखूबी जानता था। केन के करीब पहुंचते ही उसने कई मुक्के मारे। केन ने बड़ी चतुराई से उन्हें चकमा दिया और फिर खुद एक लात मारी। रूई को बेहद आश्चर्य हुआ जब उसने बड़ी सफाई और आत्मविश्वास से केन की किक को चकमा दे दिया, मानो केन ने करीब आकर किक मार ही दी हो। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया था। फूम। केन बड़ी मुश्किल से रूई के एक जोरदार सीधे मुक्के से बच पाया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने आश्चर्य से रूई की ओर देखा। तुमने ये कैसे किया? केन ने आश्चर्य से पूछा। क्या यही तुम्हारा मार्शल आर्ट का तरीका है? रूई मुस्कुराया। वह भविष्यवाणी और जवाबी चालों की रेंज संतुलन प्रणाली का आंशिक रूप से ही उपयोग कर रहा था। यह मार्क आई वॉइड एल्गोरिदम था। हाँ, यही मेरा युद्धकालीन मार्ग है। रूई ने केन पर फिर से हमला किया, उसे करारा प्रहार करने का पूरा इरादा था। उसने अपनी गति को अधिकतम करने के लिए बैलेंस डायरेक्शन और हार्मोनिक ब्रीदिंग दोनों का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह वार करने की सीमा तक पहुंचा, उसने कोलिजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए ताबड़तोड़ वार किए। केन ने असाधारण फुर्ती से उन सभी को चकमा दिया। रूई जिस आसानी से उसके वार से बच रहा था और लगभग उस पर वार करने ही वाला था, उसे देखकर वह सतर्क हो गया था। एक कुशल बचावकर्ता के रूप में उसके स्वाभिमान को इससे थोड़ी ठेस पहुंची। उसने अब और संकोच न करने का फैसला किया और एक्सप्लोरेशन स्तर की कई पैंतरेबाजी तकनीकों का इस्तेमाल किया। रूई द्वारा फेंका गया एक भी वार केन को नहीं लगा। वह प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों के अलावा लगभग पूरी ताकत लगा रहा है। केन को देखते हुए रूई आश्चर्यचकित रह गया। उसने प्रशिक्षु डेटाबेस ब्राउज करते समय इनमें से कई तकनीकों को पहचान भी लिया था। बैलेंस डायरेक्शन के अलावा केन फैंट शिफ्ट और एक्सेस ऑसिलेशन का भी इस्तेमाल कर रहा था। फैंट शिफ्ट एक पैंतरेबाजी तकनीक थी जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र में वास्तविक बदलावों का उपयोग करके फैंट की गुणवत्ता में सुधार करती थी, जबकि एक्सेस ऑसिलेशन एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता को गुरुत्वाकर्षण केंद्र के अक्ष को यथासंभव कम से कम स्थानांतरित करके हमले से बचने और मूल स्थिति में वापस आने की अनुमति देती थी। इन दोनों के संयोजन ने केन को हर वार से बचने में मदद की, साथ ही रूई को उसे पीछे धकेलने और कोने में धकेलने का मौका भी नहीं दिया। बैम! रूई ने मुंह बनाया। केन ने स्थिति का फायदा उठाते हुए रूई के हमलों से बचते हुए उसके पेट पर लात मार दी। मार्क आई वॉर्ड एल्गोरिदम की सीमाएं मामूली नहीं थीं। केन जैसे अनुभवी योद्धा अपनी दक्षता और अन्वेषण तकनीकों के उपयोग से ही रूई की युद्ध शैली को मात दे सकते थे। प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की तो बात ही छोड़िए। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि रूई को इन तकनीकों का ज्ञान केवल 2 महीने से था, और वह मार्क आई एल्गोरिदम का उपयोग भी बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा था। उसे इन दोनों तकनीकों के उपयोग की आदत नहीं थी, जबकि केन वर्षों से इनका उपयोग कर रहा था। अनुभव के इस अंतर को आसानी से पाटा नहीं जा सकता था, यहां तक कि उसकी शक्तिशाली मार्शल पाथ से भी नहीं।
हालांकि वॉइड एल्गोरिदम की प्रकृति उपयोगकर्ता को अनुकूलन और विकास करने की अनुमति देना थी। यद्यपि रूई अनुभवहीन था, फिर भी जैसे जैसे वह केन की युद्ध शैली से परिचित होता गया और उसमें सहजता से लड़ने लगा, वैसे वैसे उसने अपने समय में सुधार करना शुरू कर दिया। बैम, फूम, प्रहार, वूश। रिंग में लगातार हमले और दांव पेच चल रहे थे। कई दर्शक इस रोमांचक और दिलकश लड़ाई में खो गए। 1 घंटा बीतने के साथ ही लड़ाई की तीव्रता बढ़ती गई। रूई का समय, तालमेल और प्रतिक्रिया समय बेहतर होता जा रहा था, वहीं केन और भी गंभीर होता जा रहा था और अपनी पूरी गति और कौशल का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हड़ताल, डॉज, लात मारना, बचाव, डॉज। कुछ समय तक देखने वालों के लिए ये समझना मुश्किल था कि कौन हावी है। केन की सबसे बड़ी ताकत उसकी उत्कृष्ट गति, फुर्ती और कुशलता थी। फिर भी किसी अजीब कारण से कम गति और गतिशीलता होने के बावजूद रूई किसी तरह उसका मुकाबला कर रहा था। देखने वाले इसकी वजह समझ नहीं पा रहे थे। यहां तक कि मार्शल स्क्वायर कायरी भी ये देखकर हैरान रह गया। रूई की चालों का स्थान और समय, उसके फैसलों की सटीकता और सामरिक रणनीति किसी तरह स्थिति के अनुकूल इतनी सटीक थी कि उसने केन के स्वाभाविक लाभ को काफी हद तक कम कर दिया था। केन की चालें तेज हैं, लेकिन रूई की चालें बेहतर ढंग से नियोजित और समयबद्ध हैं। उसने अपनी निगाहें रूई पर टिका दी। वह देख सकती थी कि केन के हर हरकत के तुरंत बाद रूई भी हरकत करती थी और केन की हरकतों का सटीक जवाब देती थी। अगर केन हमला शुरू करता तो रूई भी लगभग तुरंत ही हमले से बचने लगती थी। वह हमलों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वह केन द्वारा हमले शुरू करने से पहले ही उनका आंशिक रूप से अनुमान लगा रहा है, जिससे उसे पहले प्रतिक्रिया देने का मौका मिल रहा है। उसे एहसास हुआ, लेकिन इस स्तर की दूरदर्शिता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव होनी चाहिए जो अभी अभी प्रशिक्षु स्तर पर पहुंचा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूई इतने उच्च स्तरीय निर्णय कैसे ले पा रही थी। इसके अलावा वह देख सकती थी कि उसकी सामरिक रणनीति में बदलाव हो रहा था, अचानक नहीं बल्कि लगभग सहजता से। हर मिनट वह अपने लड़ने के तरीके में थोड़ा थोड़ा बदलाव करता था। ये बदलाव उसकी रणनीति को केन से निपटने के लिए अधिक उपयुक्त बनाते थे। वह लगभग देख सकती थी कि उसकी युद्धशैली सहजता से आकार ले रही थी और केन का मुकाबला करने के लिए एक बेहतर और अधिक उपयुक्त युद्ध शैली में परिवर्तित हो रही थी। लगभग पानी की तरह लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। वातावरण में तनाव इतना तीव्र था कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता था। दोनों लड़के पूरी तरह एकाग्रचित थे। उनका सारा ध्यान लड़ाई में लगा हुआ था। उनकी लड़ाई ने देखने वालों पर जादू कर दिया था, उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। वे लगभग यही चाहते थे कि यह लड़ाई कभी खत्म न हो। फिर भी इस ब्रह्मांड में सभी अच्छी चीजों का अंत हो जाता है। बैम! केन ने रूई के डायफ्राम पर जोरदार प्रहार किया। वह बड़ी कुशलता से रूई के मुंह से बचते हुए उसके पेट पर अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने में कामयाब रहा। रूई बेहोश होकर गिर पड़ा। सदमे के कारण कुछ सेकंड के लिए उसका डायफ्राम जम गया और वह हौंफने लगा, फिर सामान्य हो गया। दोनों को पसीना आ रहा था और वे हौंफ रहे थे। फिर भी विजेता स्पष्ट था। चलो, हाँफते हुए आज का काम यहीं खत्म करते हैं, रूई हाँफते हुए बोला। जैसा कि उम्मीद थी, तुम अभी भी अविश्वसनीय रूप से ताकतवर हो, भले ही तुम्हारे पास प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें न हो। रूई लड़खड़ाती हुई हंसी हंसा, अभी भी अपनी सांसें संभाल रहा था। केन ने सिर हिलाया। तुम्हारी तरक्की की रफ्तार अविश्वसनीय है, सच में तुम कमाल हो। मैं तुमसे ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना आगे बढ़ा सकते हो। केन ने दिल से तारीफ की। लेकिन तुमने प्रशिक्षु स्तर की कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की। रूई हंस पड़ा। मैं कसम खाता हूं कि मैं बाल बाल बच गया था। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन तुमने मुझे कई बार बुरी तरह डरा दिया था। शुक्रिया यार। रूई को ये शब्द बहुत अच्छे लगते थे, खासकर जब ये केन की तरफ से आते थे। शुरुआत से अंत तक आपकी लड़ने की शैली में बहुत बदलाव आया। क्या इसका संबंध आपके मार्शल आर्ट प्रशिक्षण से है? केन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। रूई ने सिर हिलाया। मुझे उठने में मदद करो, मैं तुम्हें वापस आते समय इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। अनुकूली विकास। केन ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। हाँ, मेरी मार्शल आर्ट अपने प्रतिद्वंदी की मार्शल आर्ट का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित और विकसित होती रहती है, रूई ने समझाया। एक ऐसी मार्शल आर्ट जो सभी अन्य मार्शल आर्ट के अनुकूल हो जाए। ये तो बेहद मुश्किल लगता है, क्या ये संभव भी है? केन ने पूछा। उस प्रश्न पर रूई चुप रही। संभव हो या न हो, यही मेरा रास्ता है। मैं इस पर यथासंभव आगे बढ़ूंगा। केन उन शब्दों को सुनकर चुप रहा।
उसे एहसास हुआ कि एक ऐसे रास्ते पर पूरी तरह से खुद को समर्पित करने के लिए कितना दृढ़ संकल्प चाहिए होगा जो शायद अंत में बंद हो जाए। इसीलिए रूई ने अपने मार्शल पथ और मार्शल आर्ट के बारे में सोचने में 2 दिन लगाए। यह शायद उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अच्छा, आपको शुभकामनाएं। हाँ हाँ, धन्यवाद। थोड़ी हंसी मजाक करने के बाद वे अलग हो गए। रूई गाइडबुक अपने कमरे का नंबर और चाबियां लेने के लिए प्रशासनिक कक्ष की ओर चल पड़ा। रूई क्वारियर, 1 मिनट रुकिए। एक कर्मचारी ने डिब्बा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये लीजिए। उसके जाने से पहले उसने कुछ निर्देश और जानकारी फटाफट बता दी। अपने कमरे में पहुंचकर जब वह गाइडबुक पढ़ने बैठा तब उसे एहसास हुआ कि प्रशिक्षुओं के लिए चीजें कितनी अलग तरह से काम करती हैं। वाह, हमें अपने कमरे मिलेंगे। ये तो कमाल है, उसने चारों ओर देखते हुए पहले ही कहा था। यह उसके पिछले छात्रावास के कमरे से कहीं ज्यादा आरामदायक था। सिर्फ रहने की व्यवस्था ही अलग नहीं थी, प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण भी अलग था। सबसे पहले तो प्रशिक्षु मार्गदर्शिका पढ़ते समय उसे जो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ वही ये था कि प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें मुफ्त नहीं थीं। फाउंडेशन स्टेज की मूलभूत तकनीकें बिल्कुल बुनियादी स्तर की थीं। उन्हें तकनीक कहना लगभग अपमानजनक था। एक्सप्लोरेशन स्टेज में अधिक मूल्यवान तकनीकें थीं, लेकिन जाहिर तौर पर अकादमी या मार्शल यूनियन के लिए उनका कोई खास महत्व नहीं था। हालांकि प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें अलग थीं। उनका वास्तव में इतना महत्व और उपयोगिता थी कि उनमें से अधिकांश के लिए पुण्य अर्जित करना आवश्यक था। ये तकनीकें भले ही सबसे निचले स्तर की थीं, लेकिन वास्तव में मार्शल आर्ट की तकनीकें थीं। मार्शल अकादमी और मार्शल संघ इन्हें मुफ्त में देने को तैयार नहीं थे। एक प्रशिक्षु के लिए योग्यता अर्जित करने का एकमात्र तरीका योगदान देना या प्रशिक्षु स्तर के मिशन पूरे करना था। प्रशिक्षुओं को अनुभव देने के लिए अनिवार्य मिशन तो थे ही। हालांकि अनिवार्य मिशनों से योग्यता प्राप्त नहीं होती थी, केवल पाठ्यक्रम से बाहर स्वैच्छिक रूप से मिशनों को पूरा करने से ही योग्यता प्राप्त होती थी, जिन्हें बाद में तकनीकों के बदले में प्राप्त किया जा सकता था। इसका अर्थ ये था कि यदि छात्रों को अधिक तकनीकें सीखनी थीं, तो उन्हें अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ता था। बेशक मार्शल अकादमी मूर्ख नहीं थी। उसे यह बात समझ में आ गई थी कि प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों के बिना नए प्रशिक्षु स्तर के मिशन पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षु स्तर की मूलभूत तकनीकों का एक सेट प्रशिक्षुओं को निःशुल्क दिया जाता था। ये वही बुनियादी प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें होनी चाहिए जिनके बारे में केन ने मुझे तब बताया था जब हमने पहली बार अभ्यास किया था, रूई ने याद किया। गाइडबुक के अनुसार बुनियादी तकनीकों से ऊपर की उच्च श्रेणी की तकनीकों के लिए छात्रों को मिशन पूरे करने होंगे। रूई को इस प्रणाली के कई कारण तुरंत समझ में आ गए। प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें इतनी मूल्यवान थीं कि उन्हें मुफ्त में देना उचित नहीं था। इसके अलावा मार्शल अकादमी प्रतिदिन प्राप्त होने वाले कई प्रशिक्षु स्तर के मिशनों को भी पूरा कर सकती थी। इसके अलावा मार्शल अकादमी का अंतिम लक्ष्य ऐसे मार्शल आर्टिस्ट तैयार करना था जो मिशन को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो। अकादमी के मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं को कुछ वास्तविक अनुभव देना और उन्हें ये दिखाना कि एक मार्शल आर्टिस्ट का करियर कैसा होता है, अंततः इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा। यह एक ऐसी नीति थी जिससे एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते थे। इनमें से अधिकतर मिशन संभवतः बहुत छोटे पैमाने के और कम जोखिम वाले होंगे, रूई ने अनुमान लगाया। मार्शल अकादमी शायद ही छात्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण या जोखिम भरे मिशनों पर भेजेगी। दीर्घकाल में यह उल्टा पड़ सकता है। उसे संदेह था कि मिशन संभवतः महत्वहीन और श्रमसाध्य कार्य होंगे। इसके अलावा ये मिशन संभवतः घरेलू प्रकार के ही होंगे। ये संभवतः मंटिया क्षेत्र में ही किए जाने वाले मिशन होंगे। गाइडबुक में कई अन्य रोचक चीजों का भी विस्तार से वर्णन किया गया था। मार्शल यूनियन ने मार्शल आर्ट को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली विकसित की थी। मार्शल आर्ट कई प्रकार की होती हैं। इन्हें श्रेणियों में बांटना आसान था। इससे मिशन सौंपने में मदद मिली। ये सुनिश्चित किया गया कि मिशन उन मार्शल आर्टिस्टों द्वारा पूरे किए जाएं जिनके पास वास्तव में उन्हें पूरा करने के लिए प्रासंगिक और आवश्यक उपकरण हो। शिकार मिशन के लिए एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट उपयुक्त होगा जो छिपकर चलने और संवेदी तकनीकों में निपुण हो। आक्रमण मिशन के लिए आक्रमणकारी मार्शल आर्ट में निपुण हमलावर उपयुक्त होंगे। हालांकि अन्य प्रकार की मार्शल आर्ट के मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी ऐसे मिशन पूरे करना असंभव नहीं था, लेकिन ये सर्वोत्तम नहीं था और अंततः सफलता की संभावना को कम कर देता था। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। इस प्रकार मार्शल यूनियन ने मार्शल आर्ट के वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की थी। प्रथम प्रकार की मार्शल आर्ट, इस श्रेणी में सर्वांगीण मार्शल आर्ट आती है।
द्वितीय प्रकार की मार्शल आर्ट, आक्रमण उन्मुख मार्शल आर्ट इस श्रेणी में आती है। तृतीय प्रकार की मार्शल आर्ट, रक्षा उन्मुख मार्शल आर्ट इस श्रेणी में आती है। टाइप इव मार्शल आर्ट, पैतृबाजी पर आधारित मार्शल आर्ट इस श्रेणी में आती है। टाइप वी मार्शल आर्ट, पूरक तकनीकों पर आधारित मार्शल आर्ट इस श्रेणी में आती है। छठे प्रकार की मार्शल आर्ट, इस श्रेणी में वे मार्शल आर्ट आती हैं जो मुख्य रूप से किसी विशेष शारीरिक विशेषता या मापदंड जैसे कि शक्ति, गति, सहनशक्ति, धीरज आदि पर केंद्रित होती हैं। टाइप 7 मार्शल आर्ट, इस श्रेणी में वे मार्शल आर्ट आते हैं जो एक या कुछ विशेष तकनीकों या तकनीकों के समूह या सिद्धांतों या प्रणालियों पर केंद्रित होते हैं। टाइप 8 मार्शल आर्ट, गुप्त अभियानों और मिशनों के लिए संरचित और निर्मित मार्शल आर्ट। टाइप IX मार्शल आर्ट, विशिष्ट वातावरणों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई मार्शल आर्ट। टाइप X मार्शल आर्ट, अनियमित मार्शल आर्ट जिसे किसी भी पूर्ववर्ती समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उनमें वर्गीकृत होने की शर्तों को पूरा नहीं करता है। दिलचस्प, रूई ने सोचा, तो मेरी मार्शल आर्ट को शायद टाइप I में वर्गीकृत किया जाएगा। इन वर्गीकरणों का निर्णय अकादमी और बाद में मार्शल यूनियन द्वारा किया गया था। रूई को ये बात तर्कसंगत लगी क्योंकि अंततः ये प्रणाली तभी उपयोगी थी जब इसका उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार सटीक रूप से किया जाता था। उसने कुछ पन्ने पलटे जब तक कि उसे कुछ अप्रत्याशित नहीं मिल गया। अंतर अकादमी मार्शल गेम्स, रूई ने उत्सुकता से पढ़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्शल अकादमी पूरे साम्राज्य की सभी 16 अकादमियों के बीच प्रशिक्षु स्तर पर वार्षिक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करती थी। इस आयोजन में विभिन्न संरचनाओं और प्रणालियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। कितना रोमांचक आयोजन! रूई धीरे धीरे गाइडबुक और उसमें मौजूद कई पेचीदगियों में और भी ज्यादा मग्न हो गया। रूई को दूसरे छात्रावास में आए एक दिन बीत चुका था। ये प्रक्रिया सहज रही क्योंकि उसके पास वैसे भी बहुत कम सामान था। उसने जल्दी ही अपने परिवेश और कुछ सहपाठियों से घुल मिलने की कोशिश की और केन जैसे कुछ दोस्त बनाना भी फायदेमंद रहा जो उसकी मदद कर सकें। उसने अपने अभ्यास सत्र के कपड़ों को कसकर पहना। ये 2 हिस्सों वाला पहनावा था जिसमें एक हल्की जैकेट जैसी टॉप और एक पैंट शामिल थी जो एक बेल्ट से बंधी हुई थी। ये पोशाक एक बहुत ही हल्के फिर भी टिकाऊ और लचीले कपड़े से बुनी गई थी जिससे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं को अपनी पूरी ताकत लगाने और खुद को पूरी तरह से झोंकने की सुविधा मिलती थी बिना इस बात की चिंता किए कि उनकी स्पेरिंग पोशाक फट जाएगी। आज रूई पहली बार अप्रेंटिस लाइब्रेरी में प्रवेश करेगा। उसका इरादा अप्रेंटिस स्तर की मूलभूत तकनीकों को सीखने का था। गाइडबुक में बताई गई बातों में से एक ये भी थी कि तकनीकों को कैसे वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध किया जाता है। तकनीकों को 3 अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया था। वर्गीकरण की पहली प्रणाली क्षेत्र के आधार पर थी, जैसे कि कोई तकनीक आक्रामक है या रक्षात्मक या पैतरेबाजी उन्मुख है या सहायक। ये वर्गीकरण प्रणाली सुविधा और स्पष्टता के लिए थी। यह उनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण था। वर्गीकरण की दूसरी प्रणाली क्षेत्र की पूर्व आवश्यकता पर आधारित थी। किसी विशेष क्षेत्र की तकनीक का अर्थ ये था कि उस क्षेत्र से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट उसे नहीं सीख सकते थे। प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें वे तकनीकें थीं जिनका उपयोग केवल प्रशिक्षु और उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते थे। नौसिखिए इन्हें नहीं सीख सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य मनुष्यों में प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों को सीखने के लिए आवश्यक एकाग्रता और धैर्य नहीं होता था, जिन्हें सीखने के लिए असाधारण एकाग्रता और दृढ़ता की आवश्यकता होती थी। जिन लोगों ने अपने मार्शल पथ को खोज लिया था, उनके अवचेतन मन में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आया। उनका मन अपने मार्शल पथ पर अति केंद्रित हो गया, जिससे वे शक्तिशाली और कठिन प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों को सीख सके। यह इन तकनीकों को सीखने की शुरुआत के लिए आवश्यक पूर्व आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण था। वर्गीकरण की तीसरी प्रणाली दक्षता थी। यह तकनीक की वास्तविक गुणवत्ता से संबंधित थी। तकनीकें क्रियाओं का एक समूह थी जो वांछित भौतिक परिणाम उत्पन्न करती थीं। सामान्यतः प्रत्येक तकनीक के लिए शारीरिक गतिविधियों हेतु शारीरिक ऊर्जा और उन्हें सटीकता और परिशुद्धता से निष्पादित करने हेतु मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अधिक दक्षता वाली तकनीकें समान प्रयास से अधिक परिणाम देती थीं। तकनीकों की दक्षता को श्रेणीबद्ध किया जाता था। निम्न श्रेणी की तकनीकों की दक्षता कम होती थी, मध्यम श्रेणी की तकनीकों की दक्षता मध्यम होती थी और उच्च श्रेणी की तकनीकों की दक्षता उच्च होती थी। एक प्रशिक्षु स्तर की आक्रामक उच्च श्रेणी की तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जिसकी उपयोगिता प्रकृति में आक्रामक थी, जिसका उपयोग केवल प्रशिक्षु क्षेत्र या उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते थे और जिसकी दक्षता उच्च थी। रूई को यह वर्गीकरण काफी परिष्कृत लगा। अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर मार्शल आर्ट तकनीकों का वर्गीकरण इतना परिष्कृत नहीं था।
इसके कई कारण थे, जिनमें से एक ये था कि मार्शल आर्टिस्ट रील्स का अस्तित्व ही नहीं था। इससे वर्गीकरण की दूसरी प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक अन्य कारण ये था कि तकनीकों की दक्षता में स्वाभाविक रूप से कोई व्यापक अंतर नहीं था, उनकी प्रभावशीलता केवल उनके प्रयोग के तरीके और भाग्य पर निर्भर करती थी। हालांकि पृथ्वी पर तकनीकों को क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया जा सकता था, लेकिन रक्षा या पैंतरेबाजी के लिए कोई सार्थक नाम वाली तकनीकें नहीं थीं। इन्हें केवल कौशल माना जाता था जिनके लिए अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती थी। पूरक तकनीकों की अवधारणा, ऐसी तकनीकें जो किसी भौतिक विशेषता या अन्य तकनीकों को पूरक, सहायता या बढ़ा सकती हैं, अस्तित्व में नहीं थी। इसीलिए मार्शल आर्ट की तकनीकों को वर्गीकृत नहीं किया गया था, ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं था। पुस्तकालय में प्रवेश करने से पहले ही रूई को पता था कि वह किस तरह की तकनीकों की तलाश कर रहा है। उनका पहला निर्णय ये था कि वे अपने द्वारा चुनी गई तकनीकों को सभी क्षेत्रों में समान रूप से संतुलित करें। अपने विरोधियों के अनुरूप सही ढंग से ढलने के लिए उन्हें न केवल सभी क्षेत्रों बल्कि सभी श्रेणियों पर भी अच्छी पकड़ की आवश्यकता थी। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकों की विविधता भी आवश्यक थी। यह एक बहुत बड़ा काम था और इसे पूरी तरह से हासिल करने में उसे काफी समय लगेगा। इसी कारण उन्होंने एक और निर्णय लिया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी लचीली तकनीकों का चयन किया जो हर परिस्थिति में उपयोगी हो सकें। उनकी मार्शल आर्ट अनुकूलन पर आधारित थी। ये व्यावहारिक रूप से आवश्यक था कि कम से कम उनकी तकनीकों का आधार लचीला हो। वे लचीलेपन के लिए दक्षता का त्याग करने को तैयार थे। वे कम दक्षता वाली तकनीकों को, जिनमें अत्यधिक लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा हो, एक ऐसी तकनीक की तुलना में बेहतर मानते थे जिसमें उच्च दक्षता तो हो लेकिन लचीलापन बहुत कम हो और जिसका उपयोग केवल कुछ ही तरीकों और परिस्थितियों में किया जा सके। लगता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रूई ने सोचा। उसने प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की नींव मजबूत करने के लिए पहले से कहीं अधिक मेहनत करने का इरादा किया था। फिलहाल, हालांकि वह एक प्रशिक्षु था, उसकी युद्ध क्षमता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें अन्वेषण स्तर की तकनीकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थीं। उसे केन द्वारा दिखाई गई प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें याद आईं, वे सचमुच मानवीय सीमाओं से परे थीं। अगर केन ने उनके बीच मुकाबले में प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का इस्तेमाल किया होता, तो रूई उसे बुरी तरह हरा देता। जब तक वह प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की नींव नहीं बना लेता, तब तक उसे खुद को प्रशिक्षु कहने में असहजता महसूस होगी। ऐसा कौन सा प्रशिक्षु हो सकता है जो किसी अन्य प्रशिक्षु के सामने टिक न सके? पुस्तकालय पहुंचकर उसने ऐसे विचारों को एक तरफ रखते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे तुरंत समझ आ गया कि प्रशिक्षु पुस्तकालय खोजकर्ता पुस्तकालय से कहीं अधिक विशाल था। प्रत्येक क्षेत्र के लिए समर्पित अनुभाग खोजकर्ता पुस्तकालय के अनुभागों से बड़े थे, और तो और प्रत्येक क्षेत्र अनुभाग में कई उपअनुभाग थे। जैसा कि मार्शल आर्ट के वास्तविक क्षेत्र को समर्पित पुस्तकालय से अपेक्षित है, ये व्यापक और विशाल है। उसने चारों ओर देखा और विशालता का जायजा लिया। मैं शुरुआत कहाँ से करूं? उसने आह भरी। काम बहुत ज्यादा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समय बचाते हुए इन सब कामों को कैसे निपटाया जाए। शुक्र है, काफी हद तक तकनीकों के लिए कीमत भी बताई गई है। रूई ने आह भरी। वह इन तकनीकों से बच सकता था और सीधे मुफ्त तकनीकों की ओर बढ़ सकता था। उसने अपने सामने आने वाली पहली तकनीक को ही समझ लिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया में रूई को उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। एक तो वह कई महंगी तकनीकों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। दूसरा, तकनीकों की विविधता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यकीनन पृथ्वी पर मौजूद किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा। पृथ्वी पर आक्रमण करने की तकनीकें प्रहार और हाथापाई तक ही सीमित थीं। यहाँ ऐसी तकनीकों का एक व्यापक भंडार था जो इन मूलभूत सिद्धांतों से परे भी नुकसान पहुंचाती थीं। आंतरिक अंगों को लक्षित करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश कराना, महत्वपूर्ण अंगों को लक्षित करने पर आधारित तकनीकें, कंपन आधारित तकनीकें, तापमान आधारित तकनीकें, तंत्रिकाओं को झकझोर देने वाली तकनीकें, यहाँ तक कि जहर देने जैसी हास्यास्पद तकनीकें भी। ये दृश्य देखकर रूई अवाक रह गया। उसे लगभग हंसी आ रही थी। जहर, मार्शल आर्ट से लोगों को जहर दिया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, उसने हंसते हुए कहा। उसे यह पूरा विचार एक साथ बेतुका और बेहद दिलचस्प लगा। रक्षात्मक तकनीकें भी उनकी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक थीं। पृथ्वी पर व्यक्ति को केवल हमलों से बचाव करना और चोट लगने पर उसके प्रभाव को कम करने का अभ्यास करना होता था। यहाँ सिद्धांतों और तंत्रों की पूरी प्रणालियाँ मौजूद थीं जिनके द्वारा तकनीकें रक्षा को बढ़ाती थीं।
क्षति निवारण के उच्चतर स्तर मौजूद थे जिनमें प्रभाव को कम करने, अनम्य प्रतिकर्षण और सुरक्षा के अलावा अन्य तंत्रों जैसे और भी शक्तिशाली सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था। रूई ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जो चीज पहले अपेक्षाकृत सरल और सामान्य हुआ करती थी, वह इस दुनिया में कितनी विविधतापूर्ण थी। मार्शल आर्ट के पैंतरेबाजी और सहायक क्षेत्रों के लिए भी यही बात सच थी। घंटों की खोजबीन के बाद रूई ने आखिरकार उन सभी तकनीकों के बारे में फैसला किया जिन्हें वह सीखना शुरू करना चाहता था। उसने अपने हाथ में उठाए हुए स्क्रॉल पर एक नज़र डाली। उसने 6 स्क्रॉल चुने थे। उसने कुल 6 अलग अलग तकनीकें इसलिए चुनी थी क्योंकि उनमें से 4 तकनीकें उन तकनीकों के प्रशिक्षु स्तर के संस्करण थे जो वह पहले ही सीख चुका था। हार्मोनिक ब्रीदिंग, डैमेज मिटिगेशन, कोलिजन ऑप्टिमाइजेशन और बैलेंस डायरेक्शन इन सभी के प्रशिक्षु स्तर के संस्करण थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इन तकनीकों और उनके प्रशिक्षण सत्रों के बाद वह इन्हें जल्दी ही सीख लेगा। इसलिए उसने तुरंत बाद शुरू करने के लिए 4 और तकनीकें चुनने का फैसला किया था। इन तकनीकों के प्रशिक्षु स्तर के संस्करण काफी प्रभावशाली हैं। रूई ने उन्हें देखते हुए बुदबुदाया, कुछ के तो अलग अलग नाम भी थे। डैमेज मिटिगेशन और कोलिजन ऑप्टिमाइजेशन के अप्रेंटिस लेवल वर्जन इलास्टिक शिफ्ट और वाइटल प्रेशर हैं। कितना उपयुक्त है। डैमेज मिटिगेशन और इलास्टिक शिफ्ट ऐसी तकनीकें थीं जिनका उद्देश्य प्रहारों के साथ गति करके उनके प्रभाव को कम करना था। इससे टक्कर अधिक लचीली हो जाती थी। ऐसी टक्कर जिसमें प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति क्षति में परिवर्तित नहीं होती थी, क्योंकि उपयोगकर्ता प्रहारों को रोकने के बजाय उनके साथ गति करता था, उसे एक लचीली टक्कर कहा जाता था। ये ठीक उसी तरह था जैसे बेसबॉल खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को गेंद के साथ हिलाकर प्रभाव को कम करते हैं। इलास्टिक शिफ्ट ने इस तकनीक की कार्यप्रणाली को काफी अच्छे से समझाया। वाइटल प्रेशर और कोलिजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी तकनीकें थीं जो महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार करके अधिक क्षति पहुंचाने का काम करती थीं। समानांतर पैदल मार्ग, ये वही तकनीक थी जो केन ने उसे तब दिखाई थी जब रूई पहली बार उसके घर गया था और दोनों ने साथ में अभ्यास किया था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, यह एक ऐसी तकनीक थी जो बाहों को झुलाने और शरीर को पैरों के विपरीत दिशा में घुमाने से उत्पन्न होने वाले व्यर्थ टॉर्क को समाप्त कर देती थी, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती थी और पैंतरेबाजी की गति बढ़ जाती थी। इससे उसकी यात्रा की गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। तीव्र किनारा, यह एक निम्न स्तरीय रक्षात्मक तकनीक थी जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी के प्रहार के संपर्क में आने वाली शरीर की सतह और प्रतिद्वंद्वी के प्रहार के बीच के कोण को कम और तीव्र बनाकर क्षति को कम करना था, जिससे पूर्ण टकराव के बजाय एक खरोंच और फिसलन हो सके। इससे उपयोगकर्ता को बल के पूरे प्रभाव से बचने का मौका मिला, क्योंकि उसे केवल एक कोण पर प्रहार होने से बल का एक हिस्सा ही सहन करना पड़ा। रूई ने इन विकल्पों से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये उचित, संतुलित और लचीले विकल्प थे जो अनुकूलनशील विकास के लिए अनुकूल थे। उसका इरादा पहले से कहीं अधिक मेहनत करने का था। इन तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए उसने औषधियों का प्रयोग करते हुए खुद को अपनी सीमाओं तक धकेल दिया। वह अन्य प्रशिक्षुओं के साथ मिशन पूरा करने में शामिल होना चाहता था। वह जानता था कि केन, फे और अन्य लोग पहले ही ऐसा करना शुरू कर चुके थे और इसके पीछे एक अच्छा कारण था। उसने पुस्तकालय में अपने चारों ओर देखा, वहां इतनी सारी तकनीकें थीं जिनके लिए योग्यता की आवश्यकता होती थी कि उसे मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था। इन तकनीकों को खरीदने के लिए मुझे कितने मिशन पूरे करने पड़ेंगे? उसने गंभीरता से सोचा। इसका उत्तर छोटी संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक और तो वह तकनीकों को खरीदने में लगने वाले समय को लेकर थोड़ा नाखुश था। उसके पास मौजूद तकनीकें अनुकूलन के लिए अपर्याप्त थीं। उसे हर प्रकार की तकनीकों की एक विशाल विविधता की आवश्यकता थी। जितनी अधिक तकनीकें उसके पास होंगी, उतनी ही बेहतर तरीके से वह सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में ढल सकेगा। दूसरी ओर वह मिशन पूरा करने के लिए उत्सुक था। मार्शल आर्टिस्ट होने का यही तो मतलब था। वह अलग अलग तरह के मिशनों में शामिल होने और यह समझने के लिए बेताब था कि मार्शल आर्टिस्ट होना कैसा होता है, साथ ही वह किस तरह का मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। उन्हें इस दुनिया की मार्शल आर्ट तकनीकों को ध्यान में रखने के लिए वॉइड एल्गोरिदम को संशोधित और विस्तारित करने के लिए समय और तकनीकों की भी आवश्यकता थी। वॉइड एल्गोरिदम को पृथ्वी के एमएमए मल्टीपल मार्शल आर्ट को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे पनामा महाद्वीप के मार्शल आर्ट पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता था। तकनीकों की विशालता और शक्ति पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक थी। एल्गोरिदम को कई नए मापदंडों और कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक था, जैसे कि इन तकनीकों के विचित्र सिद्धांत और कार्यप्रणाली, साथ ही तकनीकों की प्रभावशीलता। इन कारकों को शामिल करने के बाद ही यह एल्गोरिदम पृथ्वी पर किए गए प्रदर्शन के बराबर प्रभावी हो पाया। इसके अलावा उसे अभी भी अंतिम बाधा को पार करना था।
वही बाधा जिसे वह पृथ्वी पर पार करने में असफल रहा था। बैम! रूई दर्द से कराहते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा, बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा रह पाया। अच्छा हुआ, इस बार तुम्हारा इलास्टिक शिफ्ट सही समय पर हुआ, फे ने उससे कहा। आज प्रशिक्षुओं के बीच अभ्यास सत्र था। रूई और फे ने एक दूसरे के साथ अभ्यास करने का जिम्मा स्वयं उठाया था। सही समय का चुनाव करना आसान नहीं है, रूई ने बुदबुदाते हुए कहा। इसे पूरी तरह से सीखने के लिए आमतौर पर बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है, फे ने आश्वस्त करते हुए कहा। दरअसल आपका इस स्तर की दक्षता हासिल करना थोड़ा आश्चर्यजनक है। रूई ने कंधे उचकाए और फिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मेरी राय में ये काफी तेज नहीं है, फे ने भी हथेली फैलाकर कहा। अरे, इतनी जल्दी क्या है? इस दुनिया में समय सीमित है, मैं इसका एक अंश भी बर्बाद नहीं करना चाहता, उसने जवाब दिया और फिर उसकी ओर झपट पड़ा। उसने एक जोरदार फ्रंट किक मारी, अपने पूरे शरीर के वजन और गति का इस्तेमाल करते हुए और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए वाइटल प्रेशर का प्रयोग किया। वह केन के खिलाफ इस तरह नहीं लड़ सकता था। केन इतना फुर्तीला था कि पूरे शरीर से मारी जाने वाली किक जैसी धीमी और थका देने वाली किक उसके लिए बहुत भारी पड़ती। वह आसानी से किक से बच जाता और किक से बने मौके का फायदा उठाकर रूई को गिरा देता। हालांकि केन जितनी फुर्तीली या गतिशील नहीं थी, साथ ही उसका बचाव भी मजबूत था, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। बैम! फिर भी उसने बड़ी कुशलता से दोनों भुजाओं से बचाव किया और उसके पैर को एक तरफ धकेलते हुए उसके पेट पर जोरदार हथेली से हमला किया। रूई ने पैरेलल वॉक और बैलेंस डायरेक्शन के संयोजन से बड़ी मुश्किल से ही इससे बच निकलने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फे ने उतनी ही शक्तिशाली पैतरेबाजी तकनीकों के साथ आक्रामक रूप से उसका पीछा किया और उसे आराम करने का मौका नहीं दिया। ये फे और केन के बीच एक और अंतर था। केन निष्क्रिय और जवाबी हमले के रूप में लड़ता था, जबकि फे आक्रामक रूप से आक्रमणकारी था। वह तेजी से उसके पास पहुंची और फिर हथेलियों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे उसके ऊपरी शरीर पर जोरदार प्रहार हुए। रूई ने अपनी पूरी ताकत से बचाव करते हुए अपनी सुरक्षा को बचाए रखा, क्योंकि उसकी दो रक्षात्मक तकनीकों इलास्टिक शिफ्ट और एक्यूट एज के संयोजन ने ही उसे बेहोश होने से बचाया। लेकिन अंततः वे पर्याप्त नहीं थे। फे ने उसकी सुरक्षा को भेदते हुए उसके चेहरे से महज 1 इंच दूर हुए हमले को रोक दिया। अच्छा मुकाबला था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाँ, बढ़िया मुकाबला था, उसने खड़े होते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ये वाकई कमाल की बात है कि आपने मात्र 1.5 महीने में इन तकनीकों में इतनी तरक्की कर ली है। फे ने हैरानी भरे भाव से सिर हिलाया। दूसरों की तुलना में ये तेज हो सकता है, लेकिन मेरी मार्शल आर्ट की जरूरतें कहीं ज्यादा हैं। रूई ने सिर हिलाया। तुम्हारा मार्शल आर्ट का तरीका अनोखा है। आमतौर पर लोगों की एक निश्चित और कठोर युद्ध शैली होती है, जिसका मूल तत्व कभी नहीं बदलता, उसने रूई की ओर मुड़ते हुए समझाया। लेकिन तुम्हारे मार्शल आर्ट में मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तुम्हारे युद्ध शैली में हर मार्शल आर्ट की तरह कोई अंतर्निहित मूल तत्व नहीं था, ये लगातार बदलती रहती थी और अजीब तरह से इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था, उसने आगे कहा। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, यहाँ तक कि सर्वांगीण मार्शल आर्ट भी आपकी तरह लगातार परिवर्तनशील नहीं होते। सर्वांगीण होने का मतलब केवल इतना है कि आप युद्ध में सभी क्षेत्रों का समान रूप से उपयोग करते हैं, फिर भी आपके लिए ये भी लगातार बदलता रहता था। यह मेरी मार्शल आर्ट की प्रकृति से संबंधित है, रूई ने संकेत दिया। उसने अभी तक उसे अपनी मार्शल आर्ट के बारे में नहीं बताया था। उसे अभी लोगों के सामने इसे प्रकट करने का आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी, जब तक कि वह इसे और विकसित न कर ले और मार्शल आर्ट के रूप में इसकी व्यवहार्यता के और अधिक प्रमाण प्राप्त न कर ले। फे ने बिना और अधिक पूछे सिर हिलाया। एक मार्शल आर्टिस्ट की मार्शल आर्ट बेहद निजी होती है, उन्हें इसके बारे में खुलकर बात करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं था। तुम और भी ताकतवर हो गए हो, रूई ने आह भरी। उसे मार्शल स्क्वायर के खिलाफ अपनी लड़ाई याद आ गई। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, हर किसी ने ऐसा किया है, हम सभी मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रूई ने सिर हिलाया। लेकिन तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम मार्शल स्क्वायर बनने के करीब ही तो होगे, है ना? दुर्भाग्यवश मुझे पक्का पता नहीं है। अकादमी या मेरे परिवार ने अभी तक मुझे मार्शल स्क्वायर बनने की शर्त के बारे में नहीं बताया है। रूई ने भौहें चढ़ाईं। केन ने भी कुछ ऐसा ही कहा। दोनों ही मार्शल ऋषियों के परिवार से थे। उनके परिवार को स्पष्ट रूप से पता था कि मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो फिर वे और अकादमी अपने शिष्यों को उनसे ऊपर के लोगों के बारे में न बताने पर इतने अड़े क्यों थे? सचमुच यह अजीब है, उसने उसकी उलझन को देखकर कहा।
लेकिन मुझे अपनी दादी पर पूरा भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी जानकारी मुझसे छिपाएंगी, जब तक कि यह सचमुच मेरे हित में न हो कि मैं इसे अभी जानूं। हम मार्शल विद्या के सभी मामलों में एक नहीं बल्कि दो मार्शल ऋषियों के निर्णय पर भरोसा न करना मुश्किल था। खासकर तब जब वह खुद एक मामूली प्रशिक्षु था जिसने अभी अभी अपने मार्शल विद्या के मार्ग की खोज की थी। मार्शल आर्ट के सबसे बड़े विद्वानों में मार्शल ऋषि भी शामिल थे, मार्शल ट्रांसेंडेंस को छोड़कर। यह सोचना सरासर गलत था कि वे निचले मार्शल लोगों के मामलों में गलत हो सकते हैं। उसने कंधे उचका दिए। एक दिन उसे पता चल ही जाएगा, बशर्ते वह काफी बड़ा हो जाए और अपनी मार्शल आर्ट को काफी विकसित कर ले। अगर वह ऐसा कर लेता है तो उसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक शक्तिशाली मार्शल स्क्वायर बन जाएगा। फिर भी वह उस स्तर से काफी दूर था। उसने अभी अभी अपने मार्शल पथ की खोज की थी और मार्शल अकादमी में सभी मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा अपनाए जाने वाले विस्तार चरण की शुरुआत की थी। जब उसने वॉइड एल्गोरिदम के लिए आमतौर पर आवश्यक बहुमुखी प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकों की विशाल संख्या के बारे में सोचा तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। किसी भी मार्शल आर्ट को अपनाने के लिए आपको हर मार्शल आर्ट की आंशिक रूप से नकल करने में सक्षम होना पड़ता था, क्योंकि हर मार्शल आर्ट का मुकाबला किसी न किसी मार्शल आर्ट से किया जा सकता था। हालांकि सच्चाई थोड़ी अधिक जटिल और सूक्ष्म थी, फिर भी मूल बात वही थी। उसके पास जितने अधिक निर्माण उपकरण और सामग्रियां होंगी, उतनी ही आसानी से और बेहतर तरीके से वह अपने प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित मार्शल आर्ट का निर्माण कर पाएगा। अप्रेंटिस के स्पैरिंग सेशन भी एक्सप्लोरर स्पैरिंग सेशन की तरह ही होते थे। यानी आधे अप्रेंटिस चैलेंजर होते थे जबकि बाकी आधे डिफेंडर। चैलेंजर लगातार डिफेंडरों को स्पैरिंग के लिए चुनौती देते थे जब तक कि वे जीत न जाएं, फिर वे अपनी भूमिकाएं बदल लेते थे। चैलेंजर डिफेंडर बन जाता था और डिफेंडर चैलेंजर। रूई फेस से हार गया, इसलिए वह अगले प्रतियोगी के लिए जल्दी से मंच से हट गया। तुम्हारी बुरी तरह पिटाई हुई है। केन हल्के से हंसते हुए रिंग में दाखिल हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अगली बार तुम्हारा मुकाबला उससे होगा। रूई ने हैरानी से पूछा। हाँ ठीक है, शुभकामनाएं। रूई काफी थका हुआ था। उसने पहले चुनौती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले कायाकल्प औषधि पीने का इरादा किया था, लेकिन केन और फे के बीच लड़ाई के कारण इसे स्थगित करना उचित था। केन के मंच पर प्रवेश करते ही उसने ध्यान से उसे देखा। वाह, तो तुम हो मेरी अगली चुनौती, फे ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई औषधि पीने की सोच रही थी, लेकिन अगर सिर्फ तुम हो तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने उपहास उड़ाया। चिंता मत करो, जब तक मैं तुमसे निपट लूंगा तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक मामूली से कायाकल्प से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। उसने पलटवार किया। दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत अपनी अपनी जगह ले ली। केन की मुद्रा नीची और झुकी हुई थी, जिससे उसे तेजी से दौड़कर अधिकतम गति प्राप्त करने में मदद मिली। उसके हाथ खुले और चुस्त थे, उसकी भुजाएं उसके पैरों के साथ सीधी रेखा में थीं। उस मुद्रा से वह बिना किसी देरी के समानांतर चाल का उपयोग कर सकता है। रूई ने ध्यान से देखा। समानांतर चाल एक ऐसी पैंतरेबाजी तकनीक थी जो हाथों और ऊपरी शरीर को पैरों के विपरीत एक सीध में घुमाने पर निर्भर करती थी। हाथों और पैरों को एक सीध में रखने का मतलब था कि मैच शुरू होते ही उसे समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और वह तुरंत आगे बढ़ सकता था। उसका इरादा दूरी को जल्दी से कम करने का है। रूई को एहसास हुआ। दूसरी ओर फे ने एक असामान्य मुद्रा अपनाई। उसका बायां पैर आगे था, जबकि दायां पैर थोड़ा पीछे था, दोनों पैर थोड़े झुके हुए थे। उसका बायां हाथ सीधा था, केन की ओर इशारा करते हुए, खुली हथेली उसकी ओर थी। उसकी दाहिनी हथेली उल्टी थी, कमर पर लिपटी हुई थी, मानो कोई कुंडली मारकर बैठा सांप हमला करने के लिए तैयार हो। जैसे जैसे दोनों लड़ाके अपने प्रतिद्वंद्वी पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करते गए, रूई को तनाव बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। शुरू करो, पर्यवेक्षक ने घोषणा की और मैच शुरू कर दिया। केन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी आकृति कुछ पल के लिए गायब ही हो गई, क्योंकि रूई की आंखें केन की अलौकिक गति के अचानक त्वरण को मुश्किल से ही समझ पा रही थीं। पलक झपकते ही फे और केन आमने सामने आ गए। केन ने बेहद तेज गति से मुक्का मारा, जबकि फे ने एक भयानक मुक्का चलाया। जैसे ही हमले शुरू होने वाले थे, केन ने अचानक अपना हमला रद्द कर दिया और फे के पाम से बचते हुए पीछे की ओर छलांग लगा दी। इस पर वहां मौजूद लोगों के बीच हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। लगता है फे ज्यादा शक्तिशाली है। रूई ने सिर हिलाया। नहीं, उसने सही चुनाव किया। अगर केन ने आपसी हमले को जारी रखा होता तो उसे निश्चित रूप से और अधिक नुकसान होता। वार प्रति वार शक्ति के मामले में फे अपने प्रशिक्षुओं के समूह में लगभग बेजोड़ थे।
दूसरी ओर केन की प्रहार शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी, यानी अगर दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती तो केन को निस्संदेह कहीं ज्यादा चोट लगती। केन को आखिरी क्षण में इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने इस अवांछित परिणाम को टाल दिया। केन, तुम एक चतुर और चालाक खिलाड़ी हो, अगर तुम ये लड़ाई जीतना चाहते हो तो तुम्हें इसका भरपूर फायदा उठाना होगा। रूई ने सोचा। केन ने फे की ओर झपट्टा मारा, उसके हमलों से बाल बाल बचते हुए पीछे हट गया। वह दूसरे कोण से तेजी से आया, उसके पलटवार से बच निकला और पीछे की ओर छलांग लगा दी। वह एक और कोण से तेजी से आया और उसके पलटवार से बचते हुए पीछे की ओर छलांग लगाए। वह तेजी से दौड़ा, चकमा दिया और पीछे की ओर छलांग लगाए। दोबारा और फिर वह बार बार यही प्रक्रिया दोहराने लगा। छी, वो तो उसके आसपास मक्खी की तरह मंडरा रहा है। क्या वो सचमुच उस महान शैतान का बेटा है? एक मार्शल प्रशिक्षु ने केन की हैसियत को नजरअंदाज करते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसकी लड़ाई को देखकर वहां मौजूद सभी दर्शकों ने उपहास व्यक्त किया, सिवाय एक के। रूई ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली और फिर तस बेवकूफों कहकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वह एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ लड़ाई की ओर मुड़ गया। हालांकि आम आदमी को लग सकता था कि केन फे से लड़ने से बहुत डरा हुआ है, लेकिन रूई को बहुत पहले ही केन के इरादे का पता चल गया था। उसने सिर हिलाया। यह एक मोटा मोटा प्लान है, सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इसके सफल होने की अच्छी संभावना है। केन जानता था कि फे के साथ आमने सामने की लड़ाई उसके लिए हानिकारक होगी, क्योंकि फे की ताकत वही थी। इसके अलावा रूई से लड़ने के विपरीत केन संकीर्ण जगहों से निकलकर फे पर हमला करने की कोशिश नहीं कर सकता था। शारीरिक व्यायाम की बदौलत फे का शरीर बहुत मजबूत था। वह उसके हमले को आसानी से अनदेखा कर सकती थी और उसे खुद पर लगने दे सकती थी। रोकने या चकमा देने के बजाय वह सीधे उस पर प्रहार करती थी। हालांकि केन उससे कहीं अधिक तेज था, फिर भी उसके लिए 1 मीटर की दूरी तय करना, एक वार करना और फिर फाय के एक भी वार करने से पहले ही उसकी पहुंच से बाहर निकल जाना असंभव था। ऐसा करने के लिए उसे फाय से कई गुना अधिक तेज होना पड़ता, और फाय किसी भी तरह से धीमी नहीं थी। इसलिए केन ने कुछ और करने का फैसला किया। उसका इरादा फे को तब तक बार बार अपने शक्तिशाली हथेली के वार करने के लिए मजबूर करना है जब तक उसकी सारी शक्ति समाप्त न हो जाए। हालांकि पैरेलल वॉक, बैलेंस डायरेक्शन और उसकी अन्य पैंतरेबाजी तकनीकें फे की अपार विस्फोटक शक्ति की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करती हैं। रूई ने विश्लेषण किया। फे के हथेली के हमलों की शक्ति अत्यंत उच्च थी। वह न केवल आउटर कन्वर्जेंस जैसी अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाली तकनीकों का नियमित रूप से उपयोग करती थी, जिसका प्रयोग उसने प्रवेश परीक्षा में उसके खिलाफ किया था, बल्कि वह कई अन्य मध्यम उच्च श्रेणी की तकनीकों का भी उपयोग करती थी, जिससे वह प्रत्येक प्रहार में भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग कर पाती थी। ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। फे की मार्शल आर्ट आक्रामक मार्शल आर्ट थी, जिसका उद्देश्य विरोधियों को शीघ्रता से हराना था। यह इस प्रकार की लंबी लड़ाइयों के लिए उपयुक्त नहीं थी। वह ऊर्जा खोकर तुरंत निष्क्रिय हो जाती। ठीक यही धीरे धीरे हो रहा है। रूई ने फे के चेहरे पर अत्यधिक पसीना देखा। उसके हथेली के वार उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि उसके सारे वार केन को बिल्कुल नहीं लग रहे थे। केन अब भी असाधारण रूप से तेज था, साधारण हमलों से उसे निशाना बनाने की उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इस रफ्तार से तो तुम जीत जाओगे केन। रूई ने उसका हौसला बढ़ाया। पूश! केन ने हथेली के हमले से खुद को बचाते हुए बड़ी सफाई से बैकफ्लिप किया। उसने तुरंत दूरी बढ़ा ली और फिर तुरंत फे का अवलोकन किया। हफ हफ, वह हौंफ रही थी, उसके अभ्यास के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। वाह, ये तो वाकई काम कर रहा है। उस मार्शल आर्ट के दीवाने के साथ समय बिताने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। पता नहीं अगर मैं उससे न मिला होता तो क्या मुझे यह विचार आता। केन ने हंसते हुए सोचा। रूई के साथ अभ्यास और समय बिताने से केन को रणनीति और दांव पेच का महत्व समझ में आया था। उसके निजी प्रशिक्षकों ने हमेशा रणनीति और दांव पेच के महत्व पर जोर दिया था, लेकिन वह हमेशा यही मानता था कि कोई भी दांव पेच कौशल या शक्ति के अंतर को दूर नहीं कर सकता। उसने हमेशा अपने से कमजोरों को हराया था और हमेशा अपने से मजबूतों से हारा था। वह दांव पेच से परहेज नहीं करता था, लेकिन उसका मानना था कि तकनीक और शारीरिक क्षमता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रूई से मिलने के बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रूई का दिमाग उसके लिए समझना बेहद मुश्किल था। हर बार जब वह रूई से मुकाबला करता, उसे हराना और भी कठिन होता जाता। भले ही रूई की तकनीक या शरीर में कोई ताकत नहीं बढ़ी थी, लेकिन हर बार मुकाबले के दौरान केन को एहसास होता कि रूई को हराने के लिए उसे हर बार और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
यह उस अनुकूली विकास का हिस्सा था जिसके बारे में रूई ने उसे बताया था, उसका मार्शल पथ। रूई ने कहा कि यह मूल रूप से सही समय पर सही चाल चुनना है। अपने प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त कार्रवाई और रणनीति का चुनाव करना। शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल करना ही काफी नहीं था, बल्कि पूरी लड़ाई के दौरान इन तकनीकों का सही रणनीतिक उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। थोड़ा सा केन ने तुरंत दूरी कम कर ली, जिससे फे को हथेली से वार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे केन ने बड़ी कुशलता से चकमा देते हुए उसी समय एक घूमती हुई लात मारी। फे को एक बार फिर हथेली से हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे केन ने एक बार फिर बड़ी कुशलता से चकमा दे दिया। इस समय वह लगभग हौंफ रही थी, थकान के कारण उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। करीब केन ने लंबी सांस ली। ये रणनीति उसके लिए आसान नहीं थी। हालांकि इस रणनीति से फे थक जाते थे, लेकिन वह खुद भी थक जाता था, हालांकि कम हद तक। वह भी इतनी ऊर्जा खपत करने वाली सामरिक रणनीति को ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता था। ये समय है। केन ने गहरी सांस ली और फिर अपनी मुद्रा बदली। उसने अपने दोनों हाथ सामने जमीन पर रखे और अपना दाहिना पैर पीछे की ओर फैलाकर मजबूती से जमीन पर टिका दिया। उसने अपना बायां पैर मोड़कर अपनी छाती के नीचे दबा लिया। यह एक अजीब मुद्रा थी जो पृथ्वी पर 100 मीटर की दौड़ के धावकों की शुरुआती झुकी हुई स्थिति से मिलती जुलती थी। यह अंतिम मुकाबला है। रूई को तुरंत एहसास हुआ, इससे लड़ाई का नतीजा तय होगा। फेई की रक्षात्मक क्षमता लगातार कमजोर होती जा रही थी, उसकी थकान बहुत बढ़ गई थी। केन ने न केवल उसकी लगभग पूरी शक्ति खत्म कर दी थी, बल्कि केन द्वारा चुनौती दिए जाने से पहले ही वह अपनी शक्ति का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च कर चुकी थी। ये दोनों मूल रूप से एक ही स्तर पर हैं, सहन शक्ति में थोड़ा सा अंतर भी निर्णायक साबित होगा। रूई ने टिप्पणी की। अचानक वातावरण का भार बढ़ गया। फू। केन ने गहरी सांस छोड़ी। अपने दिमाग से हर फालतू विचार को निकालते हुए उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। फे को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा जुटाई और खुद को अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया। केन का शरीर शक्ति से तना हुआ हो गया और उसके द्वारा एकत्रित की गई अपार संभावित ऊर्जा से कांपने लगा। एक पल के लिए पूरा परिसर एकदम शांत हो गया। हर प्रशिक्षु, सरदार और कर्मचारी सन्नाटे में डूबे हुए थे, मंत्रमुग्ध, सम्मोहित। अचानक अभी रूई ने फुसफुसाते हुए कहा, बूम। केन गायब हो गया। एक पल में वह वहीं था। अगले ही पल वो गायब हो गया। उसकी जगह पर जो बचा था वह एक ध्वनि विस्फोट था। केन इतनी तेजी से भागा था कि उसने ध्वनि की गति को भी पार कर लिया था। इसके बाद जो कुछ हुआ वह रूई की समझ से परे था। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहा था कि वह गति बनाए रख सके। केन रूई की आंखों से अचानक गायब हो गया और फे के पीछे फिर से प्रकट हो गया। आह! केन दर्द से कराहते हुए अपने दाहिने कंधे को पकड़ते हुए एक घुटने पर गिर पड़ा। उसने उस पर हथेली से वार किया। उस भीषण हमले के बीच में, तुम वाकई एक राक्षस हो। केन हंसा और अपने पीछे खड़ी फेई को देखने लगा। धिक्कार है। क्या फे जीतने वाली है? रूई ने शाप दिया। गिरना। रूई ने हैरानी से ऊपर देखा। एक पल पहले फेई मजबूती से खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश हो गई। रूई ने सदमे में बुदबुदाया। फे बेहोश हो गई थी। उसका शरीर जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे किसी कठपुतली के धागे काट दिए गए हों। उस दृश्य को देखकर पूरा परिसर स्तब्ध रह गया। रूई ने अपनी निगाहें तेज करते हुए उसे करीब से देखा। उसने उसकी ठोड़ी पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह बेहोश हो गई। उसके मुंह के नीचे गहरे निशान को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ। तुम वाकई एक राक्षस हो। केन मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मैं जीत गया। विजेता केन अर्रानकार। पर्यवेक्षक ने अपने भावविभोर भाव से बाहर आते हुए घोषणा की। एक पैरामेडिक टीम आए और उन्होंने फे को स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे ले गए। रूई अब भी अचंभित था। उसने केन की ओर देखा, जिसने अंगूठा ऊपर करके उसे देखकर मुस्कुराया। रूई को मानना पड़ा कि वह केन की लड़ाई से सचमुच प्रभावित था। उसने अंधाधुंध हमला नहीं किया और केवल गति, फुर्ती और दांव पेच के भरोसे ही उस पर वार नहीं किया। उसने एक चतुर रणनीति अपनाई जिससे उसे उन परिस्थितियों में जीत हासिल हुई। पिछले कुछ महीनों में केन की लड़ने की शैली में और अधिक लचीलापन आ गया था। वह केवल अपनी तीव्र गति पर निर्भर रहने के बजाय अधिक समझदारी और चतुराई से लड़ रहा था। रूई ने निश्चित रूप से इसकी सराहना की, लेकिन साथ ही वह ये भी महसूस कर रहा था कि इस बदलाव के लिए वह स्वयं भी जिम्मेदार था। फिर भी जिस चीज ने उसे सचमुच चौंका दिया वह आखिरी मुकाबला था। केन ने ऐसी गति दिखाई जो रूई ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी रफ्तार अविश्वसनीय थी।
रूई को पता ही नहीं था कि किसी इंसान के लिए इतनी तेज गति से चलना शारीरिक रूप से संभव है। वह इस बात से भी काफी प्रभावित था कि फे ने इतने कम समय में हथेली से हमला कर दिया। हालांकि वह केन से धीमी गति से चल रही थी, जिसने हथेली से हमला करने के समय में अपने पूरे शरीर को उनके बीच की दूरी तय कर ली थी, फिर भी उसकी शारीरिक स्थिति और इस तथ्य को देखते हुए कि गति उसकी खासियत नहीं थी, ये वाकई प्रभावशाली था। रूई के लिहाज से तो दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया। रूई ने तुरंत कायाकल्प औषधि पी ली। केन और फे के बीच का मुकाबला देखने में उसने काफी समय बर्बाद कर दिया था, अब उसे खुद भी दूसरों के साथ अभ्यास करने की जरूरत थी। केन और फे के बीच का अभ्यास मुकाबला देखकर उसे प्रेरणा मिली थी, वह जल्द से जल्द उस स्तर की शक्ति प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। फई और केन दोनों ही मार्शल आर्ट के विस्तार और विकास के मामले में मुझसे बहुत आगे हैं, रूई ने खुद को याद दिलाया। उसके विपरीत, जिसने केवल प्रशिक्षु स्तर की 6 तकनीकें ही सीखी थीं, उन्होंने इतनी तकनीकें सीख ली थीं कि उनकी मार्शल आर्ट को वास्तविक मार्शल आर्ट माना जा सके। दूसरी ओर, वह अभी भी इस स्तर से काफी दूर था। उसने चुनौती देने के लिए किसी रक्षक की तलाश में निकटतम रिंग पर नजर डाली। मिलियाना हैना, रूई को उससे कई बार मिलने की याद आई। वह सहनशक्ति पर आधारित मार्शल आर्टिस्ट थी, उससे लड़ना वास्तव में धैर्य की परीक्षा थी। सहनशक्ति पर आधारित मार्शल आर्ट छठे प्रकार की मार्शल आर्ट होती है, एक ऐसी मार्शल आर्ट जो किसी शारीरिक गुण या मापदंड पर केंद्रित होती है। उसने तुरंत उसे चुनौती देने का फैसला किया। उसके इस निर्णय के कई कारण थे। सर्वप्रथम, सहनशक्ति पर आधारित मार्शल आर्ट में अन्य मार्शल आर्ट की तुलना में कोई विशेष लाभ नहीं था, सिवाय इसके कि इससे मार्शल आर्टिस्ट को दीर्घायु मिलती थी। इसका अर्थ ये था कि शारीरिक शक्ति, गति या सहनशक्ति जैसे किसी भी गुण या मापदंड के मामले में मिलियाना के पास उससे कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं थी। मार्शल आर्ट तकनीकों के मामले में भी, चाहे वह आक्रमण हो, रक्षात्मक हो या पैंतरेबाजी, मिलियाना के पास उससे कोई विशेष लाभ नहीं था। इसका अंततः मतलब ये था कि रूई के थकने से पहले इस बात की काफी संभावना थी कि वे लगभग बराबर होंगे। इसके अलावा रूई को ये भी पता था कि मिलियाना की मार्शल आर्ट टाइप वी होने के साथ साथ टाइप आई मार्शल आर्ट भी थी। सहनशक्ति पर आधारित मार्शल आर्ट होने के कारण वह एक सर्वगुण संपन्न मार्शल आर्टर थी। ये रूई के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि रूई को मिलियाना जैसी सहनशक्ति पर आधारित मार्शल आर्टर से लड़ने का मौका बहुत कम मिलता था। मार्शल आर्टर बनने के बाद रूई ने जल्दी ही यह जान लिया कि अधिकांश मार्शल आर्ट में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें सर्वगुण संपन्न होने से रोकती हैं। आमतौर पर अधिकांश मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं की किसी न किसी क्षेत्र या शारीरिक विशेषता के प्रति प्रबल रुचि होती है, जिसके कारण उनमें से अधिकांश टाइप 2 से टाइप 7 मार्शल आर्ट के होते हैं। रूई द्वारा एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को खोजने का एक कारण निश्चित रूप से अनुभव प्राप्त करना था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति वॉइड एल्गोरिथम के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थे। कारण सीधा साधा था, सर्वांगीण मार्शल आर्ट में कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। वॉइड एल्गोरिदम प्रतिद्वंदी की युद्ध शैली के अनुसार खुद को ढालकर काम करता था। स्वाभाविक रूप से ये तब आसान होता था जब प्रतिद्वंदी की युद्ध शैली में स्पष्ट और सीधी कमियां होती थीं। आक्रमण प्रधान मार्शल आर्ट आमतौर पर रक्षा में उतने अच्छे नहीं होते थे। रक्षा प्रधान मार्शल आर्ट में आमतौर पर मजबूत आक्रमण की कमी होती थी। हाथापाई वाले मार्शल आर्ट में मारक क्षमता कम होती थी, और प्रहार प्रधान मार्शल आर्ट पूर्ण संपर्क युद्ध या हाथापाई आदि में अच्छे नहीं होते थे। इन्हें आमतौर पर बड़ी कमजोरी नहीं माना जा सकता था, लेकिन ये निस्संदेह कमियां और अधिक जोखिम वाले क्षेत्र थे। वॉइड एल्गोरिदम को ये कमियां और खामियां बहुत पसंद आई, इसने अनुकूली विकासवादी प्रक्रिया को बहुत अधिक सरल और सहज बना दिया। पब फ्यूचर एड्स। हालांकि ऑलराउंडरों में इस तरह की स्पष्ट और सीधी कमियां नहीं थीं, इसलिए इस तरह की शैलियों के लिए वॉइड एल्गोरिदम की अनुकूली विकासवादी प्रक्रिया कहीं अधिक जटिल और लंबी थी। रूई यही चाहता था, उसे अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए उसे उसकी चरम सीमा तक ले जाना था। वॉइड एल्गोरिदम एक ऐसी प्रणाली थी जिसके द्वारा सांख्यिकीय रूप से जीत हासिल करने के लिए सबसे उपयुक्त युद्ध शैली विकसित की जा सकती थी। हालांकि इसका ढांचा पृथ्वी की मार्शल आर्ट पर आधारित था। गया की मार्शल आर्ट कहीं अधिक जटिल और मापदंडों एवं चरों से भरी थी। ये गया की काल्पनिक और अलौकिक मार्शल आर्ट तकनीकों से निपटने में सक्षम नहीं थी। यह उनकी मार्शल आर्ट को विकसित करने और उनके मार्शल पथ पर चलने में आने वाली दो सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। वह अपने पिछले जीवन में किए गए कठोर अनुभवजन्य शोध को नहीं कर सकते थे, इसलिए रूई की दृष्टि से वॉइड एल्गोरिदम को पूरी तरह से विस्तारित करके गया के अनुकूल बनाने का केवल एक ही तरीका था। बिल्कुल शुद्ध, वास्तविक अनुभव।
वॉइड एल्गोरिदम के अपग्रेडेशन को पूरा करने के लिए मुझे कितने अनुभव की आवश्यकता होगी? रिंग पर चढ़ते हुए रूई ने सोचा। उसने मिलियाना की ओर देखा, जिसने जवाब में सिर हिलाया। वह बहुत कम बोलने वाली लड़की थी, वह अपनी मार्शल आर्ट को ही बोलने देती थी। और यह बहुत बातें कर सकता है। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। मिलियाना ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सतर्क मुद्रा में अपनी बाहों को अपने पेट के पास ले आई, अपने वजन को दोनों पैरों के बीच समान रूप से संतुलित करते हुए। एक रूढ़िवादी लेकिन अंततः लचीला लड़ाकू रुख, रूई ने टिप्पणी की। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की मुद्रा अपनाई, लेकिन इस बार आक्रमण पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित था। बायां हाथ और बायां पैर आगे, दायां हाथ और दायां पैर पीछे। उन्होंने अपना अधिकांश भार बाएं पैर पर रखा, जिससे उनका दायां पैर मुक्त हो गया और वे उससे किक लगा सके। इस मुद्रा में बायां हाथ तेजी से एक के बाद एक वार करने में सक्षम था, जबकि दायां हाथ शक्तिशाली प्रहार करने में सक्षम था जो सही जगह पर लगने पर किसी व्यक्ति को गिरा सकता था। शुरू करो, पर्यवेक्षक ने मैच शुरू होने की घोषणा की। रूई तेजी से मिलियाना की ओर बढ़ा और उसके हाव भाव और अपने वजन में बदलाव पर उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। वह हमेशा ऊर्जा की खपत कम करने के इरादे से ही चलती है। रूई को एहसास हुआ, ऊर्जा की खपत को लगातार कम से कम बनाए रखकर वह अपने प्रतिद्वंद्वी से अधिक समय तक टिक सकती थी। मेरी घड़ी पर नहीं है। पाव पाव पाव। रूई ने कुछ तेज वार किए जिन्हें उसने तुरंत कड़े बचाव से रोक दिया। उसने धक्का देने वाली किक मारी जो एक तरह से बचाव का काम कर रही थी, जिससे दूरी बढ़ गई। रूई ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया और वाइटल प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए अपने जोड़ों के विशिष्ट बिंदुओं और कोनों पर ताबड़तोड़ वार किए। यह एक तरीका था जिससे वह उस पर दबाव डाल सकता था। लगातार होने वाला नुकसान जो अंततः उसकी रक्षा प्रणाली को कमजोर कर देगा। यही वाइटल प्रेशर का सबसे अच्छा उपयोग था। अचानक ही उसने अपना सारा वजन अपने बाएं पैर पर डाल दिया। एक लात। रूई को इससे पहले मुश्किल से ही एहसास हुआ। बैम। उसके दाहिने पैर ने उसकी कमर पर जोरदार प्रहार किया। रूई ने हमले का पूर्वाभास कर लिया था, इसलिए उसने इलास्टिक शिफ्ट और एक्यूट एज दोनों का उपयोग करके नुकसान को कुछ हद तक कम कर दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से। उसने तुरंत एक ऊंची किक मारी। पूश। मिलियाना के बचने के लिए नीचे झुकने पर भी वह जोरदार हमला हवा में ही हुआ। उसने अपनी जगह से वार करने की कोशिश की, लेकिन रूई के कुल्हाड़ी जैसे लात से बाल बाल बच गई। रूई ने पहले ही इसकी आशंका को भांप लिया था और एक जोरदार कुल्हाड़ी जैसे लात से उसे हमला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। पाव पाव पाव। उसने वाइटल प्रेशर के साथ लगातार हमले किए, मौका तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी कोई मौका नहीं मिला। मिलियाना गतिरोध बनाए रखने में अविश्वसनीय रूप से कुशल थी। वह अपने आक्रमण में बहुत अधिक प्रगति करने की कोशिश कभी नहीं करती थी, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को भी ज्यादा प्रगति करने का मौका नहीं देती थी। अवरोध पैदा करना, बचाव, डॉज, बदलाव, जांच करना, ये उसके मूलमंत्र थे। रूई पीछे हट गई और उससे कुछ दूरी बना ली। वॉइड एल्गोरिदम तब सबसे अच्छा काम करता था जब फायदा उठाने के लिए छोटी से छोटी कमियां या खामियां भी मौजूद हों। हालांकि जब कोई उसके जितना रक्षात्मक रुख अपना लेता था, तो किसी भी स्पष्ट खामी का फायदा उठाना मुश्किल होता था। ऐसी खामियां ज्यादातर हमलों या किसी आक्रामक दांव पेच से ही पैदा होती थीं। यह ऐसे नहीं चल सकता, रूई ने कहा। मैं बस खुद को थका दूंगी और वह तभी हमला शुरू करेगी जब मैं अपनी प्राथमिक शक्ति पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। उसे उसकी गतिरोधपूर्ण लड़ाई शैली में कोई खामी ढूंढनी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ कारगर साबित होने वाला कोई न कोई तरीका तो होना ही चाहिए। समस्या ये थी कि उसे पता नहीं था कि वह तरीका क्या है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसकी रक्षा प्रणाली न्यूनतम ऊर्जा खपत पर केंद्रित है। इससे न केवल उसकी सहनशक्ति बढ़ती है, बल्कि मुझे यकीन है कि वह मानसिक रूप से भी इसे आसानी से बनाए रख सकती है। उसे शायद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी भी स्थिति में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए आमतौर पर केवल एक या दो ही तरीके होते हैं। रूई आंखें फाड़कर रुक गया क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। किसी भी परिस्थिति में ऊर्जा की खपत को वास्तव में कम करने के लिए कुछ ही विकल्प होते हैं। हमले को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति, हमले से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति, और हमले को रोकने या पुनर्निर्देशित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति। चूंकि उसका हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि ऊर्जा की खपत कम से कम हो, इसलिए उसके पास कुछ ही विकल्प बचते हैं। और अगर उसके विकल्प सीमित हैं। रूई ने उसे ध्यान से देखा। कोष्टक उद्धरण ...
तो उसके चुनाव और भी अनुमान लगाने योग्य हो जाते हैं, और यह एक कमजोरी है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूं। उसे यह बात समझने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाले युद्ध खेलों में ऊर्जा की खपत को कम से कम करने जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। या तो खिलाड़ी जमकर लड़ता और जीतता, या फिर निष्क्रिय होकर हार जाता, बस यही दो परिणाम होते थे। पृथ्वी पर मिलियाना की लड़ने की शैली इसी दूसरे विकल्प की श्रेणी में आती। लेकिन गया में मार्शल आर्ट ने उस रणनीति को, जो उसकी पिछली दुनिया में हारने वाली रणनीति थी, एक दुर्जय युद्ध शैली में बदल दिया। वह अपने पिछले जीवन की मानसिकता से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया था। यह मुश्किल था, लेकिन उसने इस मैच के बीच में एक और कदम आगे बढ़ा दिया था। मुझे इस तरह से आगे बढ़ना होगा जिससे कम ऊर्जा वाले अनुमानित जवाबी हमले हो सकें, और फिर जब वह जवाबी हमला कर रही हो तो उस छोटे से अंतराल का फायदा उठाकर एक तेज लेकिन शक्तिशाली हमला करना होगा। रूई ने गहरी सांस ली और एक नया अंदाज अपनाया। दृढ़ संकल्प की एक नई लहर उसके पूरे शरीर में समा गई।